ईडी का फुल फॉर्म इमरजेंसी डिक्लेयर्ड होता है। ट्रेन से या बस से सफर किया होगा आपने, तो पटरी के दोनों तरफ दीवारों लिखा रहता है मर्दाना कमजोर। बस एक बार मिल तो लें। समस्या वो है, वो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। हाँ, ट्वीट जो गलत ट्वीट होते हैं वो नेफ्यू करते हैं। मेरे नेफ्यू ने कर दिया, उसके हाथ में फोन था। क्राइम रिपोर्टर को आधे सब यही मानते थे। दो चीज़ें हैं बड़ी क्राइम रिपोर्टर की इमेज के बारे में, ये लोग पत्थर दिल होते हैं, दूसरा एक नंबर के करप्ट होते हैं। ये एकदम सभी शराबी। एकदम, हाँ, शराबी भी होता है। जेठालाल पूरी जिंदगी बबीता के पीछे पड़ा रहा और बेटा ले गया। हम सिर्फ सांप का रस्सी नहीं बनाते, अजगर भी बना सकते हैं, भेड़िया भी बना सकते हैं। हमारी इच्छा है कि हम क्या होना चाहिए। आठों के पैर में एक ही जगह पे गोली है, और ये 8 अकेले नहीं है। वहाँ पे रुमाल भी बांध देते हैं। हाँ, ब्लड न गिरे। कि साहब जी, ये जी के 147 पहली मंजिल पर जी 2 मरी हुई डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो बात यो है कि नीट हरियाणवी ज़्यादा हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा सरदार का सोडा मिक्स चालन दे मेरे यार। हाय रे ये मौसम, हाले दहली की चर्चा करें तो गर्मियों से पहले गिरफ्त में कोई और भी है, और जिक्र में आने लगा है हिमाचल का एक रमणीय ग्रीष्मकालीन गंतव्य। कौन सच्चाई का संत है और कौन झूठ का जगत गुरु। कहावत है कि जब तक सच्चाई अपने जूते पहन रही होती है तब तक अर्ध सत्य आधी दुनिया की यात्रा कर चुका होता है। पर अपन उस यात्रा में हैं जो बोझिल विवरणों से दूर जाकर किस्सों की दुनिया में विचरण की यात्रा है, जो अतीत में डुबकी लगाते हुए भी आधुनिक रहने की यात्रा है, जो परिवर्तन से प्रवर्तन तक की यात्रा है, मन के कोरों से लेकर सपनों के छोरों तक नए विधान, नए पंथ गढ़ने, छोड़ने और तोड़ने की यात्रा है। तो इसी यात्रा में शुरू करते हैं 3 ताल के सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 45। कमलेश ताऊ, कुलदीप सरदार और हमारे दूसरे खानचा शम्स ताहिर खान के साथ। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तो होली तो हो गई, और होली के बाद अभी ये रमज़ान का महीना है, फिर ईद आएगी, और ईद पे ना ईदी दी जाती है। ईदी का एक श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है, यानी सुनने में उसके जैसा लगने वाला पर भिन्न अर्थ वाला, वो है ईडी। आजकल को कहते हैं ना कि ईदी कहाँ है हमारी, तो ऐसे ये भ्रम हो जाता है कि ईडी की बात तो नहीं हो रही। ईदी अमीन करके एक डिक्टेटर था। डिक्टेटरशिप वाली फीलिंग जो है ना, ईदी अमीन से आ जाती है। ईदी अमीन से ज़्यादा हो गया अब ईडी, खौफनाक। बचपन में वो ग्रामर। अच्छा, ईडी का फुल फॉर्म इमरजेंसी डिक्लेयर्ड होता है। ऐसे बोल रहे हैं लोग, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर होता है। हाँ, जबरदस्ती घुसाना है इसको। हाँ। एक तो बोलेंगे इमरजेंसी, ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, फिर ये भी बोलेंगे कि इमरजेंसी डिक्लेयर्ड। दोनों चीज तो कैसे हो सकता है यार, एक पे रहो यार। वो जो ग्रामर पढ़ाते थे ना, तो उसमें किसी वर्ब के आगे ईडी लग जाता था, प्ले, प्लेड, तो इसका मीनिंग ये होता था कि वो भूत हो गया, उसका समय चला गया। हाँ। रिजेक्ट, रिजेक्टेड। हाँ। तो अभी ऐसा है कि ईडी अगर आपके पीछे लग गई है तो हो सकता है कि आपका समय जा रहा हो या जाने की ओर अग्रसर हो। अच्छा, शरीर आत्मा को छोड़ सकती है। हाँ, वैसा आपने देखा वो जैसे जेल से दिल्ली के मुख्यमंत्री की पत्नी जो उनसे मिल के आई, तो उन्होंने जो संदेश जारी किया उसमें एक लाइन बहुत वायरल हो रही है, और उसको लोग क्राइम की दुनिया के एक मशहूर चेहरे से जोड़ रहे हैं। उनका नाम है ललित। मीम जो बन रहे हैं, इन्होंने कहा था सुनीता जी ने कि अरविंद केजरीवाल की ओर से कि मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है, आंखें बंद करो, मुझे आप अपने आसपास महसूस करोगे। वही भूत प्रेत की तरफ लोग इसको ले जा रहे थे। हाँ, ये कह रहे थे कि बहुत चल रहा था। उसका नाम नहीं, ललित जो चिट्ठी लिखते थे, ये ललित बुराड़ी वाले, कि सोनू जो है फोन में ज्यादा ध्यान रखता है। नहीं, मैंने वो करके देखा। मैंने वो करके देखा, आंख बंद किया मैंने। तो मैं दिल्ली में रहता नहीं हूँ, मतलब दिल्ली के पास रहता हूँ ना, दिल्ली में रहता नहीं हूँ। तो आंख बंद किया तो पहले पिज्जा आया, फिर ओल्ड मॉन्ग। मैंने कहा वो सही बोल रही थी, केजरीवाल जी आए। न्यू पॉलिसी वाले हैं। तो 2 आया होगा ना, 1+1 1+1 आया होगा। पंजाब के एमपी वाला रेट है इधर। बिट्टू को लो, रिंकू आ जाएगा। वो नहीं, इसमें ये
चुटकुला चल रहा है कि 11वां सम्मन आ गया केजरीवाल की गिरफ्तारी का, तो आम आदमी पार्टी वाले बोले कि अब का एक सम्मन दे रहे हो यार, अब तो पकड़ के ले गए हो। बोले नहीं, अभी खाली शरीर अंदर है, आत्मा तो अभी भी बाहर ही चल रही। कहीं भी सम्मन पहुंच सकता है। लेकिन ये बताइए कि जैसे ईडी की जो हिरासत है, आप मतलब ये क्राइम की दुनिया से जुड़ा सवाल, वो हिरासत कैसी होती है वीआईपी लोगों की? जनरली जब हम उसकी कल्पना करते हैं बाहर बैठकर, वो किस तरह से पेश आते हैं ईडी के अधिकारी? उसमें क्या कभी कभी बदतमीज़ी या सख्ती की गुंजाइश भी हो जाती है कि परेशान कर दिया इस तरह से, कि वो कैसी होती है वो? एक तो असल में क्या है ना कि जो फिल्मों में बहुत दिखाया गया पुलिस कस्टडी, पुलिस हिरासत, तो उसमें वैसे ही दृश्य आपके सामने आते हैं। उल्टा लटका हुआ है, उसको डंडे से मार रहे हैं, लेटा दिया बर्फ़ की सिल्ली पर, इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं। हकीकत यह है कि अब ये सारी चीज़ें होती ही नहीं है। इसलिए नहीं होती हैं कि अब बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। जो हार्डकोर क्रिमिनल है, आप उसको कितना टॉर्चर कर लीजिए, उसे भी पता है कि एक सीमा है, इसके आगे नहीं जाएगा। और जब पुलिस कस्टडी में होते हैं तो उनको एक एडवांटेज होता है कि चाहे वो 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन की पुलिस कस्टडी मिलती है, तो उसके बाद तो कोर्ट में जाना है। अब एक को आपने बहुत बुरी तरह धुल दिया, अब वो कोर्ट में लंगड़ा कर चल रहा है, तो वैसे ही पोल खुल जाती है, फिर कोर्ट भी जो है वो पुलिस के खिलाफ एक्शन ले सकती है। तो वो सब तरीका है नहीं। अब जैसे बहुत बड़े बड़े ऐसे केसेस हैं, 1-2 का तो नाम नहीं लूँगा, लेकिन अब तरीका टॉर्चर करने का बड़ा दूसरा है। और ये जो सोफिस्टिकेटेड और वीआईपी लोग होते हैं ना, इनको तो टच भी नहीं करते, बट इनको ह्यूमिलेट करने के बड़े तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे सपोज चीफ मिनिस्टर को आपने अरेस्ट किया हुआ, आजकल तो कई चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हुए हुए, कुछ नहीं करना, 5 जूनियर अफसर बैठा हुआ कुर्सी पर, उसको ज़मीन पर बैठा दीजिए आधे घंटे तक, वो वैसे ही ह्यूमिलेट हो गया। किसी आया ने आप टॉर्चर करने के नाम पे मारिए मत, एक थप्पड़ हल्का सा रसीद कर दीजिए, वही हो गया। 2-4 माँ बहन की गाली, ये तो टॉर्चर में आम बात होती है, वो दे दी। तो मतलब वो चीज़ें जिससे आपके दिल जज्बात को ठेस पहुँचे और आप उन लोगों के बीच में अपने आप को शर्मिंदा महसूस करें, ऐसी चीज़ें करते हैं। ये पिटाई विटाई इन सब का दौर रहा नहीं है। और हिरासत अब वो तस्वीर नहीं है फिल्मों वाली। जैसे ईडी का जो दफ्तर है, इसमें कहने को एक सेल इन्होंने बाद में बना लिया, जेल टाइप, लॉकअप टाइप, लेकिन उसमें भी ये रखते नहीं। एक कमरा होता है, कमरा दे देते हैं, आप रहो, एक बंदा देखता रहता है, एसी रहता होगा, सब कुछ रहता है। हाँ। और वीवीआईपी है तो एक और भी डर रहता है कि कहीं कुछ कर न ले, तो वो भी नज़र रहती है। और केजरीवाल में तो ये भी जजमेंट आया था अभी कि जो पूछताछ होगी सब इन कैमरा होगी, सीसीटीवी की निगरानी है, तो वहाँ पे आप उस तरह की हरकत भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कोने होते हैं जहाँ कैमरा नहीं है, और अगर मान लीजिए कि कुछ आपके मन में है, कुछ निकालनी है भड़ास, तो किसी भी एक कोना को पकड़ के कुछ ऐसी चीज़ें कर दें, शारीरिक रूप से बिल्कुल चोट नहीं पहुँचेगी, लेकिन बात दिल पे लगेगी। तो टॉर्चर ऐसी होता। पुलिस कस्टडी और सीबीआई कस्टडी या ईडी कस्टडी में कुछ बहुत मेजर फ़र्क है क्या? एक बड़ा मेजर फ़र्क होता है। जो पुलिस कस्टडी उसमें थाने में रखते हैं, थाने के लॉकअप सब जगह एक जैसे है। वो लॉकअप जो है ना, वो आपको आधा तोड़ देता है। तो थाने में ये गुंजाइश बड़ी कम होती है कि आपको एक, थाने के अंदर वैसे भी कमरे कम होते हैं, एसएचओ का होता है, बाकी उसके जो दूसरा एसएचओ है या फिर एसआई है, तो उनको बड़ी मुश्किल से कि है कि कोई कमरा देंगे, तो आपको लॉकअप में ही डाल देते हैं। अब लॉकअप में और भी एक से एक छटे हुए बदमाश हैं, तो अब उनके साथ आपको रहना है, तो वो बड़ी तकलीफदेह होती है। सीबीआई और ईडी की जो है ना, थोड़ी सी स्टैंडर्ड वाली होती है। अब सीबीआई की बिल्डिंग में वैसे भी आम आदमी घुस नहीं सकता, थाने के अंदर तो कोई भी घुस जाए, ईडी के दफ्तर में आप जा नहीं सकते हो। तो वहाँ पे पुलिस लॉकअप जैसा नहीं होता है। होता है, एक नाम दे देते हैं कमरे को, ये लॉकअप है, लेकिन जो हम लोग फिल्मों में देखते हैं ऐसे ना, ये लोहे की वो लगी हुई है ग्रिल, वो दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर बैठा हुआ है कि लंबा सा बेंच है, उसके ऊपर लेटा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ कमरा होता है, एसी वेसी सब कुछ होता है, आपको जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी है। इवन आप कस्टडी के अंदर घर का खाना खा सकते हैं, जितने टाइम एक इंसान खाना खाता है वो उसकी फरमाइश है, वो खाना आएगा। आप अगर मेडिसिन लेते हैं वो भी पहुँचेगा। इवन आपको अगर पानी से एलर्जी है तो आपको बिस्लेरी भी पहुंचा देंगे। अच्छा, एक खबर तो बार बार अपन देखते हैं, और अब तो जब से सूत्रों के हवालों से खबरें आने का ये ट्रेंड हुआ है कि फला आदमी, किसी और केस की बात करें, मान लीजिए क्राइम, बड़ा जुर्म हो गया, कोई मर्डर का केस है और उसको पुलिस ने पकड़ा है, आरोपी को,
और फिर खबर चलती है कि उसने जुर्म किया स्वीकार। उसके बाद चार्जशीट होगी, फिर कोर्ट में केस होगा, कोर्ट में वो आदमी कहता है नहीं नहीं मैं बेकसूर हूँ। तो ये कैसे होता है कि एक्चुअली वो जुर्म स्वीकार कर लेता है या कई बार करवा लिया जाता है कि फिर अब कोर्ट में देखेंगे आगे? दोनों ही केस हैं। ऐसा अमूमन हर केस में होता है। और ये खबर आती कहाँ से? रिपोर्टर से। इंट्रोगेशन अंदर चल रहा है, अंदर कोई जा नहीं सकता है, बाहर खड़े हुए हमारे जैसे बहुत सारे रिपोर्टर लाइव करते हैं, और उसके बाद आता है ब्रेकिंग न्यूज़ कि अंदर से अभी खबर आई है कि उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, और तलाशी के दौरान और ये पुलिस को ये फाइल मिली है, ये सबूत मिल गए हैं, और अब उनके लिए मुसीबत और मुश्किल के दौर शुरू हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें चलती है। लेकिन अगर आप कैमरे पे देखें तो मुझे एक गुरुग्राम में जो एक स्कूल में एक बच्चे की मौत हुई थी, शायद रेयान में हुआ था, हाँ। उस केस में एक ने आकर कैमरे पे कहा था कि ये मैंने किया, जुर्म कबूल। बाद में पता चला कि वो भी झूठ बोल रहा था। पकड़ा फिर एक दूसरा बच्चा ही गया था, उसको डराया धमकाया था पुलिस ने कि एक्सेप्ट कर लो, तो उसने किया था, वरना नहीं हुआ था। तो आमतौर पे कोई भी जुर्म कबूल करे तो मीडिया के कैमरे पे तो करेगा नहीं, क्योंकि वो तो एविडेंस बन जाएगा। और दूसरा, कबूल करने और न करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए कि पुलिस कस्टडी या ईडी हिरासत या सीबीआई की कस्टडी में कोई भी आप स्टेटमेंट देते हो, कोर्ट में वो मान्य नहीं है। कोई 168 कुछ होता है। हाँ, तो मतलब कि अगर मान लीजिए मजिस्ट्रेट के सामने देते हो, कोई एक किसी में कोई व्यक्ति पकड़ा गया और पुलिस बहुत टॉर्चर कर रही है कि मान लो, और आप अड़े हो कि मैं नहीं मानूंगा, तो उस भलाई इसमें कि यहाँ इनसे कह दो हाँ मान लिया, तो जो बाकी कोर्ट में लड़ो। होशियार क्रिमिनल होते हैं ना, वो कहते हैं जी साहब जो आप कहोगे वही कहूँगा, वो सब कर देते हैं। ऐसे बड़े सारे केस हुए जब उनको पूरा सिखा पढ़ा के ले गए कोर्ट में, और जैसे ही कोर्ट में दाखिल हुए, जज साहब सामने खड़े हैं, वो पलट गए कि साहब इन्होंने पीटा था इसलिए मैंने ऐसा कह दिया, ये इन्होंने सादे कागज़ पे साइन करा लिए थे, ये देखिए आ गया जी। तो वो पलट जाते हैं। उन्हें मालूम है वकील, चूँकि जैसे ही आप अरेस्ट होते हैं ऑफिशियली, तो फिर आप एक वकील के हकदार हो जाते हैं। फिर तो वकील आपको गाइड करता है और उसी हिसाब से आपको चलना है। लेकिन हाँ, एक्सेप्ट कर लो चुपचाप से, तो थोड़ी हिरासत में पिटाई विटाई नहीं होती है जो आम क्रिमिनल को होती है कई बार इस तरह से। फिर आपको ठीक ठाक है कि भाई आपकी दावत भी होगी, जो तू चाहेगा वो भी दे देंगे। लेकिन एक फ़ायदा सिर्फ होता है, जो पुलिस जैसे होशियार क्रिमिनल एक्सेप्ट कर लेता ना, एक अच्छा इन्वेस्टिगेटर अगर होता है पुलिस वाला, तो वो उससे एक्सेप्ट नहीं कराता कि तू एक्सेप्ट कर ले कि मैंने जुर्म किया। वो उन सबूतों को उससे उगलवाता है जिनके बिना पर उस केस को अदालत में ले जाकर वो जीत सके। सपोज अगर एक मर्डर हुआ है, वेपन गायब है, तो उसका पूरा ये होता है कि अच्छा तू ये बता तूने ये चाकू या कट्टा कहाँ फेंका। वो अगर निकाल लिया पुलिस कस्टडी में तो वो एविडेंस है। फिर वो एक्सेप्ट करे ना करे, उसके क्राइम सीन के फिंगरप्रिंट से लेके बाकी कोई भी मोटिव तक सारी चीज़ें। तो एक इन्वेस्टिगेटर टॉर्चर की बजाय उसको अलग अलग तरीके से फंसाकर कड़ियाँ जोड़ता है, उससे कड़ियाँ जोड़कर उससे सबूत उसके दिमाग से बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो अच्छा, अपन अभी क्राइम और उसके तमाम तजुर्बे में बात करेंगे, पर चुनाव हो रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है चुनाव से पहले, और वो जो एक रचनात्मकता है हमारे यहाँ उम्मीदवारों की वो दिखने लगी है। तमिलनाडु में एक बीजेपी उम्मीदवार हैं, मुरुगानंदम हैं उनका नाम, मुरुगानंदम, तिरुपुर से हैं। तो वो अपना नामांकन करने पहुँचे तो बनियान पहन करके पहुँचे, और उनका कहना है कि वो बुनकरों और श्रमिकों की स्थिति क्षेत्र में कैसी है या ख़राब स्थिति। तिरुपुर में बनियान बनते हैं, हाँ, तो वो दर्शाने के लिए बनियान पहन करके पहुँचे। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। जैसे हमने देखा है कि लोग सिक्के लेकर के जाते हैं कि अपनी राशि सिक्कों के रूप में जमा कराएंगे, इस तरह के जो प्रयोग होते हैं। कुछ लोग भैंस पर भी चढ़कर गए हैं, हाँ, कुछ लोग बैलगाड़ी से गए हैं। लालू जी के तो ऐसे विजुअल बहुत देखे हैं हम लोगों ने। हाँ, नहीं मतलब शुक्र है कि ये सिर्फ बुनकरों की समस्या तक ही सीमित रहे, लेकिन अगर इस तरह से रिप्रेजेंटेशनल करना होता तो ये तो बहुत असीम हो सकता। वो तो देखो रिप्रेजेंटेशन तो हो ही रहा है ना, बढ़िया से हो रहा है। देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है पिछले मैं 30-40 साल से बता सकता हूँ क्या है। जो मुखर होकर के आदमी जो है, जिसके बारे में बात नहीं करता, पर आपको राइटिंग ऑन द वॉल है। अगर आप कहीं भी ट्रेन से या बस से सफ़र किया होगा आपने, तो पटरी के दोनों तरफ दीवारों लिखा रहता है मर्दाना कमजोर, बस एक बार मिल तो लें। हाँ, है ना? समस्या वो है, वो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। कहीं पे नहीं लिखा होता नौकरी जी वो या अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये सब नहीं रहता।
मर्दाना कमजोरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईडी। कैसे? इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है अच्छा, वो। हाँ। उसको ईडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देश की जो सबसे बड़ी समस्या है ईडी। वो, हाँ, लेकिन एक ईडी होता है इलेक्टाइल डिसफंक्शन, जो आप बता रहे थे कि कांग्रेस को है। ठीक है, कि एन चुनाव के वक्त जो है ना, सही उम्मीदवार खड़े नहीं कर पाते, तो इससे समस्या हो जाती अरे अरुणाचल में देखा आपने कि उन्होंने अपने घोषित कर दिए, है। हाँ, फिर बोला कि ये 4-5 सीटें हैं, ये अरुणाचल की जो कांग्रेस यूनिट है ये अपने स्तर से देख ले। उन्होंने उनको नहीं याद नहीं रहा करना, उन्होंने किया नहीं, नामांकन की तारीख नामांकन चली। ही नहीं किया। तो अब 4-5 सीटें वहाँ पे ऐसी है जहाँ सिर्फ बीजेपी के समर्थन वाला उम्मीदवार निर्विरोध जीत चुनाव गया नहीं है। हुआ, अच्छा हुआ वैसे। हाँ। क्या खर्चा करना, देश भर में खर्च हो रहा है। कायदे से तो हाँ, चुनाव करने का मतलब ही नहीं है इतने लाख करोड़ रुपए खर्च करने का। आपने ये इस बार देखा वो शालीनता की बहस नए सिरे से शुरू हुई जब कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के अकाउंट से एक ट्वीट हो गया, फिर उन्होंने कहा कि नहीं किसी के पास एक्सेस था मेरे अकाउंट का, उन्होंने किया, और जो मुझे जानते हैं मैं कभी ऐसा नहीं कह सकती। और फिर दिलीप घोष, भतीजा नहीं है उनका कोई, जनरली भतीजे करते हैं ना, नेफ्यू। हाँ, ट्वीट जो गलत ट्वीट होते हैं वो नेफ्यू करते हैं। मेरे नेफ्यू ने कर दिया, उसके हाथ में फोन था। अभी तो ऐसे बहुत नहीं, सारे वैसे गलत पता ट्वीट था वो। होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, अभी तो इसमें शुरुआत है। जनरली क्या होता है ना इस तरह की, क्या होता है कि जिन लोगों के पास बड़े नेताओं के सोशल मीडिया के हैंडल्स होते हैं, वो एक आईटी टीम का हिस्सा होते हैं, तो वो बहुत सारे प्रॉक्सी पेजेस भी चलाते हैं जो पार्टी के ऑफिशियल पेजेस नहीं होते, बट पार्टी का नैरेटिव उसमें और थोड़ी सी निचले स्तर की भाषा में कई बार रखा जाता है। तो मुझे लगता है ये क्रॉस रॉन्ग विंडो पोस्टिंग वाला सीन है कि वो किसी और पेज पर पोस्ट करना चाह रहे होंगे। और इस पर वो सुप्रिया श्रीनेत पैरोडी करके एक पेज है, हाँ, उस पे पोस्ट हुआ था, पर वो कॉपी हो गया दूसरी जगह भी। हाँ। अपन आज के एजेंडा की ओर चलते हैं। बहुत समय से 3 तालिये ये मांग कर रहे थे कि शम्स ताहिर खान जी को दोबारा बुलाया जाए। लगातार रिक्वेस्ट, चिट्ठियाँ आ रही थी हमारे पास, तो अब फाइनली हमें उनका वक्त मिला है। इस जुर्मी मोहब्बत के लिए शुक्रिया। तो उनसे और शालीनता से बात होगी। हाँ, शालीनता से होगी। क्राइम रिपोर्टर की ज़िंदगी पे बात करेंगे ज़्यादा। और जैसे ये जो कहावत है ना कि एक क्राइम रिपोर्टर आधा पुलिस वाला हो चुका होता है और आधा अपराधी, मतलब अपने जहन से, सिर्फ कृत्यों से नहीं, तो उसको थोड़ा सा अपन समझने की कोशिश करेंगे कि थानेदार किस तरह के किरदार मिलते हैं आपको। हमने फिल्मों में देखे हैं कुछ, जो जैसे बाद के दौर में जब से रियलिस्टिक सिनेमा आया तो वासेपुर का एक थानेदार का किरदार दिखता है। क्या बात, हाँ, अरे क्या बात कर रहे हैं, जो खीसे निपोड़ देता है, फिर फ़ोन पे कहता है भैया सर ये आए हैं, कह रहे हैं ये कर देंगे वो कर देंगे। सिस्टम में उनकी भूमिका कैसी है, फिर आपसे उनके जो रिश्ते हैं वो कैसे दो तरफा रिश्ते हैं, उसमें कई बार ये भी होगा कि ये खबर ब्रेक मत करना, है ना। तो मैं उस तरह की चीज़ों पे आज अपन बात करेंगे। जो कहा जाता है कि पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी और ना दुश्मनी, आप बीच में कहीं हैं, तो उस पर और कुछ अजीबोगरीब केसेस, वियर्ड केसेस, फ़नी केसेस जो आपने आसपास देखे हों वो, फिर कुछ बिजार उत्तेजक साडा जीवन उच्च बिजार की खबरें हैं, जिसमें से पहली अमेरिका के कैलिफोर्निया से आई है। 40 साल की एक महिला को एक अजीब शौक़ है कि वो 10 साल से खून पी रही हैं, यानी जानवरों का, और उनका ये कहना है कि अब उनको लत लग गई है, अब उसको छोड़ नहीं सकती वो। और वैसे तो उनको जानवरों का ही वो जनरली पीती हैं, पर उन्होंने ये स्टेटमेंट में कहा है कि मुझे इंसानों का भी पसंद है। मुझे ये मालूम नहीं कि उनको कैसे मिला, पर ये जो खून पीने का बिंब है, ये जो मेटाफर है, इस पर आज थोड़ी बात करेंगे। और एक तस्वीर आई है नॉर्थ ईस्ट से ही, नोटों के साथ सेज पर लेटे हुए एक नेताजी की। 500 रुपये के नोट हैं वो, और उन पर वो लेटे हुए आराम फरमा रहे हैं। तो नोटों की नवैयत, और नोटों को जो अपनी छाती से चिपका कर रखने का। जैसे मेरे पास अगर खूब सारे नोट आ जाएं तो मैं उन्हें खर्च करने के बारे में सोचूंगा बजाते कि उसका बिस्तर बनाऊं, लेकिन ये जो प्रवृत्ति है कि बिस्तर बनाएं या तकिया में रख लें या सहेज कर रख लें और उसको 2 पल के लिए एंजॉय करें, महबूबा बना लें, उस पर बात करेंगे। और फिर लखते जिगर 3 तालियों की चिट्ठियाँ हैं आखिर में। रिपोर्टर्स की ना, मतलब जो प्रजाति है क्राइम रिपोर्टर वाली, रिपोर्टर्स जनरली रेस्पेक्टेड लोग हैं, बट क्राइम रिपोर्टर्स और जगहों के साथ साथ थाने में भी रेस्पेक्टेड लोग हैं। मैं थोड़ा ना शुरू में आपसे भौकाल के कुछ किस्से सुनना चाहता हूँ। कई लोग ये कहते हैं कि अब तो फिर भी थोड़ा कम हो गया, आज से और 10-15 साल पहले जो क्राइम रिपोर्टर्स का भौकाल हुआ करता था, कभी ऐसा हुआ था आपके साथ भी? आप
आपके कुछ मित्र ये बता रहे थे कि आपके एक वरिष्ठ साथी को एक बार किसी केस में पुलिस ने जो है थाने में जो है रख लिया और उनको पर्याप्त सम्मान नहीं दे रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि मैं शम्स ताहिर खान के साथ काम कर रहा हूँ, कोई मान नहीं रहा था। फिर आप पहुँचे तो सब खड़े हो गए। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि जो हर बीट होती है जर्नलिज्म में, क्राइम वाली बीट, क्राइम की स्टोरी जो लाएगा वो तो रिपोर्टर ही लाएगा, और लाएगा या तो पुलिस से या क्रिमिनल से। लेकिन टीवी ने थोड़ा सा माहौल ख़राब किया। जब तक सिर्फ प्रिंट था ना, उस वक्त वाकई जलवा हुआ करता था। मुझे आज भी याद है जब मैं जनसत्ता में था और VN राय दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कोई 3 बजे, तमाम अखबार के सारे लोग पहुंच चुके थे, बट वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आधे घंटे बाद इसलिए शुरू हुआ कि बार बार पूछा गया कि वो जनसत्ता से आए कि नहीं आए। तो उस वक्त मेरा नहीं, जनसत्ता का मतलब भाव था। प्रभात जोशी जी एडिटर हुआ करते थे, तो ये था कि एक रिपोर्टर के ना आने से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं होती थी। अब तो ये है कि कोई रिपोर्टर ही ना आए तो अच्छा है, वो अपना वीडियो पे ही बाइट भेज देंगे। तो उस वक्त ये होता था। अब असल में जो नीचे के जितने, अगर आप थाने लेवल की बात करें तो क्राइम रिपोर्टर से या भौकाल इसको शब्द कहें या फिर डर कहें, उसकी एक दूसरी वजह होती है। वजह ये होती है कि उस SHO या उस सब इंस्पेक्टर या उस कांस्टेबल या बीट अफसर को इतना पता होता है कि इसकी पहुंच हमारे कमिश्नर साहब तक है, ये किसी भी स्टोरी पे उनसे जाके मिल सकता है। अब एक प्रोटोकॉल होता है ना, जैसे इवन आप, पहले तो ये था कि आप अपने अखबार के चीफ एडिटर से ही बहुत कम मिल पाते थे। उनके कमरे में जाने के लिए आपको 2-3 बार तो पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। आज भी कई जगह है, बट उन लोगों को ये था कि अगर हमारी गलतियाँ हैं, ये नहीं है कि ये क्या छापेगा क्या होगा उसका देख लेंगे, लेकिन अगर इसने जाके सीधे हमारे जो DCP हैं या जॉइंट CP हैं या CP को जाके बोल दिया तो फिर हमारी क्लास लग जाएगी। तो एक डर वो रहता था, जिस डर की वजह से वो थोड़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे। कुछ एक आध किस्से कुछ ऐसे, मतलब आप तो आई नो मॉडेस्ट हो रहे होंगे, बट अपने भी सुनाना चाहते हैं तो अपने भी अपने समय के और समकालीन क्राइम रिपोर्टरों को सुनाना चाहते हैं। बिना नाम लिए मैं बताता हूँ, बिना नाम लिए एक आउटर दिल्ली में एक क्राइम हो गया था जिसमें एक किडनैपिंग हुआ था एक बच्चे का, और उसके बाद मीडिया में खबरें छपी। तो फिर पुलिस वालों ने कहा कि आप इस स्टोरी को मत चलाएं, क्योंकि एक बच्चा जब किडनैप होता है तो अगर मीडिया के थ्रू वो ये देखता रहता है और जानता रहता है कि पुलिस की एक्शन ले रही है, तो उससे बच्चे की जान खतरे में हो जाती है। और ये बात फैक्ट है कि जब तक वो बरामद ना हो जाए उस स्टोरी को उतना आपको नहीं चलाना चाहिए। लेकिन खैर वो पुलिस की लापरवाही से ये हुआ कि बच्चा तो जिस वक्त किडनैप हुआ था उसके आधे घंटे के अंदर ही उसे मार दिया था, और पुलिस को ये बात पता थी, लेकिन उन्होंने भी 1-2 दिन तक घुमाया रहा कि हम कोशिश कर रहे हैं ये वो, लेकिन बाद में भांडा फूट गया। अब उसी के लिए सब पहुंच गए। ACP साहब थे एक, उनके कमरे में, जो हम लोगों को घुमा रहे थे और नचा रहे थे। तो हमारा एक उस वक्त बहुत ही मतलब जिसे क्या कहें, डैशिंग बोल्ड क्राइम रिपोर्टर हुआ करता था, हाइट में बहुत छोटा। तो वहाँ गए, ACP साहब आए और कमरे में करीब हम 8-10 क्राइम रिपोर्टर बैठे हुए हैं। उसके बाद उन्होंने जैसे ही आए तो कुर्सी पर बैठ गया बिना कुछ कहे हुए। अब ये होता कि ठीक है भैया, उसका कमरा, उसके ऑफिस में बैठे हुए हैं। अब वो जो था वो अचानक खड़ा हुआ, बोला कि तमीज़ नहीं आपको, 10 रिपोर्टर बैठे हुए, आते ही कुर्सी पर बैठ गए, अभी नए ACP लगे हो। बोले इस कुर्सी के चक्कर में मत पड़ना, ये कुर्सी शाम तक छीन सकता हूँ। अब उस ACP, अच्छा ये तो मैंने बड़ी तमीज़ से बात की है, इसके पीछे बहुत सारे डॉट भी हैं। अब वो एकदम पहले तो सपाया क्या बोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो उसने फिर शुरू किया वो आ गया सीधे केस पे कि एक बच्चा, तुम हमें घुमाते रहे और तुम्हें पुलिसिंग नहीं आती और ये, और यहाँ तुम पुलिस अफसर बन रहे हो बहुत बड़े, तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने आए इस कुर्सी पे, निकल ले, पीछे बोर्ड देखा था, पीछे बोर्ड पे लिखा होता है ये ACP इस तारीख से इस तारीख 82 to 83 84। तो बोला देखो 25 नाम तो यही है। तो बोला 26वां तुम्हारा कितने कम टाइम में होगा तुम्हें पता भी नहीं है। वो वाकई इतना घबरा गया उसके बाद। तब तक वो उसने घंटी बजाई, इन लोगों को पानी चाहिए, वो फिर SHO आया, कोने में ले गया, फिर उसने बताया कि साहब ये लोग ऐसे ही होते हैं। तो मतलब उसके बाद वो बाहर सबको छोड़ने के लिए बड़ी इज्जत से गया, हालांकि मुझे उसके लिए बुरा नया IPS होगा कोई। हाँ। तो ये है कि होता रहता है। असल में क्राइम रिपोर्टर और पुलिस वाले का जो रिश्ता होता है ना, वो एक मियाँ बीवी जैसा है। आप लड़ोगे भी, एक दूसरे के बिना रहोगे भी नहीं, क्योंकि खबरें करनी है। लेकिन उस रिश्ते को किस हद तक कैसे सहेजना है, ये एक रिपोर्टर के ऊपर है। अगर मतलब तलवार की धार है, हाँ, वो तो कभी भी बिगड़ सकता है, बिगड़ सकती है। और ज़्यादा उसमें बड़े नाजुक बात यह है कि एक तरफ आप गए तो फिर इसका मतलब आप उसके लिए काम कर रहे हो।
तो आपको बैलेंस भी बनाना है, रिश्ते भी निभाने हैं, और ये है कि बीच बीच में हर स्टोरी के साथ रिश्ते उतार चढ़ाव शुरू हो जाता है, क्योंकि आप उसके हिसाब से काम नहीं करेंगे, ठीक है। और वो हमेशा आपको मदद नहीं करेगा। अगर उसके ही थाने में क्राइम हो गया तो वो क्यों बताएगा, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा कि आ जाओ कस्टोडियल डेथ हो गया हमारे यहाँ, तो कभी नहीं बताएगा। तो बड़ी नाजुक, मतलब एक से रिश्ते को संभालना और सहेजना लंबे वक्त तक बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। आपके तमाम दुश्मन बनते हैं, फिर आप उनको समझाते हो, फिर मनाते हो, क्योंकि अगली स्टोरी भी तो आनी है। तो आप मुंह फुलाकर भी एक दूसरे से नहीं बैठ सकते, लेकिन अपनी आपको इमेज भी बनानी है। इमेज के साथ उस रिश्ते को कैसे आप संभालते हो, ये सबसे तो इसमें ना जैसे जर्नलिज्म के तमाम एस्पेक्ट्स में जब मैं सोचता हूँ तो बिजनेस जर्नलिज्म डेटा और उसके अध्ययन के लिहाज से बहुत डिफ़िकल्ट लगता है मुझे, लेकिन शारीरिक और मानसिक रूप से दूर से ही देखने पर जितना थकाने वाला क्राइम जर्नलिज्म मुझे लगता है, मतलब आप बेहतर बता पाएंगे। जैसे मुझे लगता है कि आप कभी भी मुतमईन होकर सो नहीं सकते, स्पेशली अगर, है ना, मतलब अगर आप एक अच्छा क्राइम रिपोर्टर होना चाहते हैं तो रात को 3 बजे भी आपको फ़ोन जनरल पे रख के ही सोना पड़ेगा कि कोई भी ऐसी घटना हो सकती है। कैसी नींद कैसी होती है जनरली, कच्ची नींद जो है? आपने कहा ना सो नहीं सकते, ये सिंपल सी चीज़ है कि सोने से पहले 2 बार रात को स्पेशली मोबाइल चेक करना पड़ता है कि कहीं गलती से साइलेंट पे तो नहीं हो गया। क्योंकि इसी दफ्तर में मैं 1-2 बार ऐसा हादसा हुआ था जिसकी वजह से बहुत डांट खाई और शर्मिंदगी भी हुई कि बहुत बड़ी स्टोरी थी, छूट गई। तो आपको 2 बार पहले तो चेक करना होता है कि साइलेंट मोड पे तो नहीं है, और एक आध बार फिर कई बार मैंने ऐसा किया है कि वाइफ के फ़ोन से अपने मोबाइल पे रिंग मारा कि घंटी बज रही है, ठीक है। जैसे कहीं ट्रेन या प्लेन पकड़ना होता है और आप अलार्म लगाते हो, तो वैसे ही, ठीक है अब सो जाओ। अब बाकी घंटी बजेगी तो ठीक है, और जितने ख़ास लोग हैं उनको अपने अलावा घर का, वाइफ का भी आपको नंबर देना होता है कि अगर गलती से मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उस पर करना तो आपको देना पड़ेगा। जो बेसिक चीज़ क्राइम रिपोर्टिंग में, आप जितनी भी मीडिया की आप बीट देखें, पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, बिजनेस, सबका फिक्स कैलेंडर और टाइम है। स्पोर्ट्स का है कि टेस्ट मैच है, अभी IPL है, 2 महीने चलेगा। पहला मैच 3:30 बजे शुरू होगा, दूसरा 7:30 बजे, 11:30 तक ख़त्म हो जाएगा। चुनाव है कि ये अप्रैल से शुरू होगा, मई में होगा, उसके बाद जून की तारीख को रिजल्ट आएगा। इस दौरान में कैंपेनिंग चलेगी। बिजनेस का समिट कब कहाँ होगा सबको पता है, कौन सी फिल्म किस तारीख को रिलीज़ होगी उसका पता है, कौन सा अवार्ड फंक्शन कब होगा उसको पता है। क्राइम में हमें नहीं पता है कि अभी बैठ के बात कर रहे हैं इस वक्त कौन सा बड़ा क्राइम होने जा रहा है, या सुबह कौन सा होगा, या रात को हमारे सोने से पहले कौन सा होगा। सबसे ज़्यादा अचानक चीज़ें तो crime में अचानक चीज़ें होती हैं, और इसीलिए हम लोगों की लाइफ वैसी होती है, जैसे यहाँ पे पुलिस वालों के साथ भी हमदर्दी उन्हीं जैसी। आप 24 आवर्स एक तरह से ड्यूटी पे हैं मेंटली। क्यों? कभी भी कहीं भी कुछ हो सकता है और आपको तैयार रहना पड़ेगा, आपको भागना पड़ेगा। मेरे अपने ही इस क्राइम रिपोर्टिंग के करियर में ऐसी 100 से ज़्यादा तो रातें हुई होंगी जब घर पहुंचा, अभी जूता उतारा भी नहीं है कि कॉल आ गया और बस वापस जूता पहन कर निकल लिए। कई बार तो ऐसी हालत हुई कि लगा कि अब, मतलब उस दिन ये सोच के गया हूँ कि अब बिस्तर पे गिरूंगा। जैसे ये सेम अभी जो लास्ट हुआ था जिस दिन अतीक के बेटे का इनकाउंटर, तो झांसी में हुआ था, झांसी भाग कर गया था। उसके बाद वहाँ से मैं लौटा हूँ, सैटरडे की शाम थी याद है, और रात झांसी से लौटा हूँ यहाँ करीब 9 बजे। इसके बाद आकर मैंने कुछ स्टोरी फाइल की, घर पहुँचा। घर पहुँचकर बस ये था कि आज एकदम, क्योंकि 3 दिन से सोया नहीं था उसके इनकाउंटर के चक्कर में झांसी में। सुबह 6 बजे से लाइव, बस ये बिस्तर पे गिरने जा रहा था तब तक फ़ोन कि अतीक और अशरफ को हॉस्पिटल के बाहर गोली मार दी। अब आप ये सोच, छोटा मोटा भी नहीं है। अतीक, अशरफ, जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं कि कब, हाँ, कब गाड़ी पलटेगी, कब गाड़ी पलटेगी, यहाँ दोनों ही निपट गए। तो अब उस हालत में बस ये था कि कैसे, मतलब ये चीज़ अभी ना हो, लेकिन फिर आना पड़ा, फिर 2 बजे तक रुकना पड़ा। तो ये होता है क्राइम रिपोर्टिंग में। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि मैं इसलिए सभी से कहता हूँ कि क्राइम रिपोर्टिंग सिर्फ उनको करनी चाहिए जो इसको जॉब नहीं, एक पैशन समझे। अगर वो पैशन के तौर पे लेंगे तो करेंगे, और 9 to 5 टाइप जॉब लेंगे कि 9 घंटा काम करना है, तो अच्छा क्राइम रिपोर्टर कभी बन ही नहीं सकता। रोग फिल्म है एक इरफान की, हाँ, उसमें एक डायलॉग बड़ा है जिसमें वो कह रहे हैं कि वो आत्महत्या के बारे में बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि पुलिस वाले का रोल है ना उनका उसमें, तो वो कहते हैं कि मन ऊब सा गया है, कोई ख़ास वजह नहीं है, बस
वही पुलिस वही है ना, तो वो इस पूरे घटनाक्रम को एक इस तरह से मेंटल हेल्थ इशू के तौर पर रखते हैं कि वो खिड़की के बाहर देख रहे थे और मन हो रहा था कर लें, लेकिन फिर वो मूवमेंट चला गया। बट ये लगातार करते हुए, इस तरह की चीज़ें देखते हुए, इसका आप तो इतने समय से कर रहे हैं, आप बहुत सारे नौजवान क्राइम रिपोर्टर्स को भी देखते होंगे, आपको लगता है कि वो सेन रह पाते हैं, अपने दिमाग से थोड़ा सा स्टेबल रह पाते हैं, या थोड़ा मेंटल बैलेंस गलत शब्द है, मेंटल हेल्थ उनका थोड़ा ख़राब रहता है, गड़बड़ रहता है? मैं ये कहूँ कि ऐसा बिल्कुल असर नहीं पड़ता तो ये गलत होगा, झूठ भी होगा, होता है। जैसे जब मैंने शुरुआत की थी तो अपने क्राइम रिपोर्टिंग के दौर में जब मैं पहली बार आया था, तो वो दौर था जब मैं जनसत्ता में था, तो मुझे लाशों से बहुत डर लगता था। मैं इवन कब्रिस्तान नहीं जाता था। अगर किसी की मौत हो गई मोहल्ले में रिश्तेदार की, तो मैं कोशिश करता था कि उस वक्त भाग लूँ, या मैं शमशान नहीं जा पाता था, डर लगता था। लेकिन नसीब में ऐसा क्राइम रिपोर्टिंग था कि जितनी तरह की फिर आप लाशें सोच सकते हैं वो मैंने सारी देख डाली। मैंने एक रात में 450 लाशें चरखी दादरी में देख ली थी, और वो भी ऐसी कि कोई कटी फटी, कहीं पेड़ पे टंगी हुई, किसी का सर गायब, पैर गायब, पेट गायब, हाथ पैर नहीं। पुरानी दिल्ली में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगी थी, एक शॉप पे, गालिब के घर से ज़रा सी दूरी पर। वो एक आग का गोला निकला और 50 लोग उस गोले में आए, वो यूं मिट्टी का खिलौना बन गया। तो अब उसी इंसिडेंट में ये हुआ कि वो सारे जल चुके हैं और कोई पहचान में नहीं आ रहा कि ये कौन है। अब ये जो दिल्ली गेट पे हॉस्पिटल है, LNJP हॉस्पिटल, वहाँ के मॉर्चरी में बॉडी रखी हुई है 50। रात का वक्त है, फिर हम लोग वहाँ से वहाँ पहुँचे। अब वहाँ सारे रिश्तेदार जो उस वक्त गायब हो गए, उनके सारे रिश्तेदार ढूंढने के लिए कि इसमें हमारा कौन है। लेकिन आप लाश पहचानेंगे कैसे कि वो खिलौना टाइप है, उसमें कई बच्चे भी थे। तो मुझे आज भी वो मंजर याद है कि जब मॉर्चरी के अंदर घुसे तो उसी वक्त लाइट चली गई और लोग एक लाश अपने की ढूंढने के लिए 20-30 लाश को पलट रहे थे। तो सबसे उनके लिए कितना तकलीफ देता है कि, और हर लाश को पलटते हुए ये सोच रहे हैं कि बस मेरा ना निकले इसमें। और उसी में लाइट चली गई तो फिर किसी ने पूछा कि यार कोई किसी का माचिस है, तो मुझे याद है सिगरेट पीता हूँ, तो मैंने माचिस दी। अब वो एक तीली कितनी देर जलेगी, वो सारी तीली ख़त्म हो गई, लाश कोई नहीं पहचान पाया। फिर बाद में ये हुआ कि कुछ बच्चों की हाइट देखकर कुछ लोगों ने कहा, बाकी फिर उसके बाद किस किस की लाश किसको सौंपी गई इसका आइडिया नहीं। लेकिन ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो फिर जब आप घर लौटते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, एक दिमाग में वो रहता है, और एक क्राइम सीन पे जब आप पहुंचते हैं ना तो उसकी एक अजीब सी आप स्मेल महसूस करते हैं। आप कहीं भी क्राइम सीन पे जाओगे और जब आप लौटोगे तो अलग अलग क्राइम सीन के अलग अलग स्मेल अपने आप महसूस होता है। जैसे आरुषि के घर पे कुछ और महसूस हुआ, चरखी दादरी में कुछ और हुआ, जिस आग की बात बता रहा हूँ यहाँ कुछ और हुआ, वो रह जाता है आपके साथ, वो रह जाता है। चरखी दादरी में तो ये हुआ था कि पता ऐसा लग रहा था कि मेरे आसपास मांस जलने की बू आ रही है, क्योंकि क्रैश किया था तो आग भी लगी थी। तो वो ऐसा लगता था कि कुछ है। तो मैंने उस दौर में 1-1.5 महीने नॉनवेज खाना छोड़ दिया था, क्योंकि जब हो वही स्मेल आ रही है। मैंने कई कपड़े अपने फेंक दिए थे। तो एक अजीब सी चीज़, मतलब ये पता नहीं और के साथ होता नहीं है। मैं जब भी किसी मर्डर के क्राइम सीन पे जाता हूँ तो वो हर क्राइम सीन पे एक अलग से टाइप का स्मेल महसूस करने लगता हूँ, और वो चीज़ें बड़ी बेचैन करती हैं। तो आपकी मतलब आपने वो टीम्स लीड की हैं जो जिसमें क्राइम रिपोर्टर्स काम करते रहे हैं, तो चंडीगढ़ के दिनों का मेरा एक अनुभव है कि मैं ऐसे ऐसे जा रहा था एक बार गाड़ी में, और किसी ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर ने रोक लिया, और जिस संस्थान में काम करते थे तो उन्होंने गलत ऐसे रोक लिया, कोई गलती नहीं थी। तो मैंने वो संस्थान के क्राइम रिपोर्टर को फ़ोन किया, बोले आप किधर हो? तो मैंने बताया कि मैं ये 35 के चौक पे हूँ। बोले 35 के चौक पे क्या टाइम हो रहा है? अच्छा 3 बज रहे हैं, वहाँ गुरिंदर होगा, गुरिंदर। सो इतना अपडेटेड रहना कि 35 सेक्टर 35 का जो चौक है वहाँ पर इस टाइम ड्यूटी किस हवलदार की होगी मोस्ट लाइकली, मैं इस बात पर अमेज़ हो गया। गुरिंदर हो या ना हो, बट वो एक अंदाज़ा लगाने की स्थिति में थे। तो एक डिफरेंट किस्म, मतलब बिल्ड डिफरेंट, ऐसा लगता है कि ये क्राइम रिपोर्टर्स जो हैं उनका मेक बहुत डिफरेंट है आम लोगों के मुकाबले। ऐसा देख के लगता है वो जितने चलते पुर्जे होते हैं कि ये कुछ भी खा लेंगे, इनकी आंतें इतनी मजबूत है कि पचा लेंगे, और किसी भी समय, मतलब ये मेरा दूर का असेसमेंट, आई डोंट नो, बट आपके क्या एक्सपीरियंसेस, तजुर्बे, असेसमेंट? देखो मैंने थोड़े टाइम रिपोर्टिंग की भी है क्राइम।
हाँ, शुरू में पहले हर रिपोर्टर थोड़े बहुत कुछ थोड़े दिन कर शुरू लेते में हाँ, करना ही पड़ता है ना। पर ऐसा कुछ, पर मैं ये मानता हूँ कि उस समय थोड़ा कठिन था। अभी जैसे कहीं कुछ होता है ना तो इमीडिएटली पता चल जाता है, कोई उसका वीडियो पोस्ट कर देता है, पुलिस वाले भी बता देते हैं। बहुत एक कम्युनिकेशन के मीडियम है। पहले क्राइम हुआ है ये तब रिपोर्टर की सही पहचान होती थी, क्योंकि कुछ को मालूम होता था जो वक्त पे, फिर उसको जाना वहाँ। तीसरी बात, एक बड़ी चीज़ ये होगी कि वहाँ आप गए, कुछ जगहों पे बहुत ही हृदय विदारक सीन होता है किसी भी सामान्य आदमी के लिए, चाहे कितना कठोर दिल का हो। क्राइम ऐसे होते हैं कि किसी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। अब रिपोर्टर हो, आप जाना भी चाहते हो, आपको उल्टी भी आ रही है, मतलब जी मिचल, क्या बोलते हैं, मिचलाना, वो हो रहा है, और आप जाते हो, बाहर निकलते हो, तब तक सारे रिपोर्टर नहीं आए हैं। तो वो जो एक आर्टिकुलेशन होती थी ना, वो नहीं होती थी उसको। वो बहुत कुछ, जो कुछ देखा होता था वो उनके अंदर ही रह जाता था, जब तक कि वो अपने दफ्तर वापस नहीं पहुंचे हैं और फिर उसको लिख ना डालें। तो ब्यूरो चीफ ने या अपने जो भी हेड है उन्होंने पूछा तो उसको थोड़ा बता दिया, उनको भी इंटरेस्ट नहीं है पूरी डिटेल में जाने का, और बहुत सारा डिटेल वो लिखते भी नहीं थे, तो बहुत सारा कुछ वो पचा जाते थे। अब वहां से थकार के घर आओगे, क्या अपने परिवार वालों को बताओगे आपने क्या देखा है? आर्टिकुलेशन नहीं होती थी। अब ना वो आर्टिकुलेशन थोड़ा सा कलेक्टिव सा हो रहा है कि चलो मैंने नहीं बोला तो किसी और ने बोल दिया, किसी ने उसकी फोटो दिखा दी, और वो सब कुछ सोशल मीडिया पे होने के कारण तो आपके ऊपर ना कुछ लोड नहीं रहता है आज के ज़माने में। पहले क्राइम रिपोर्टर के ऊपर बहुत बड़ा लोड रहता था। पॉलिटिकल रिपोर्टर ना गॉसिप दबाते थे अपने पास। एक नेता ने बताया, किसी को मत बताना, फिर 2-4 दोस्तों को बताया, छापा नहीं। क्राइम रिपोर्टर के ऊपर वो जो विसरल लोड होता है ना, आंखों से देखा हुआ, वो लोड बहुत ज़्यादा होता था। और क्राइम रिपोर्टर्स क्या होता था उस समय, डिपेंडेंट भी होते थे पुलिस वालों पे थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि आफ्टर ऑल आपकी नौकरी उस पर डिपेंडेंट है काफ़ी, उसकी भी आप पे है। मतलब आप कभी उसको अगर गैर में पकड़ लिए तो फिर उसको दबोच सकते हो, लेकिन आपकी भी उस पर डिपेंडेंट है। आज उतना नहीं है, क्योंकि पहले सोर्स भी वही होते थे। आपको थाने का एक आदमी बताता था, भाई अभी निकले हैं SHO साहब, इधर कांड हुआ है, वो तो उस समय रिपोर्टर को बहुत कुछ कवर भी करना होता था। और सबसे बड़ी बात ये थी ना उस वक्त, कवर करना है जिन मतलब अनकवर करने जाते थे, पर थोड़ा सा कवर भी करना छिपाना कि मोबाइल नहीं, बाकी चीज़ें जैसी कुछ भी नहीं। और एक अच्छा रिपोर्टर हम लोगों को जो सिखाया गया था वही होता है क्राइम रिपोर्टर। जो बड़े बड़े पुलिस अफसरों से, कमिश्नर या जॉइंट CP या DCP, ये आपको कभी स्टोरी नहीं देते हैं। इवन एक थाने का SHO भी आपको स्टोरी नहीं देता है। वो जो बीट अफसर होता है ना, या कांस्टेबल होता है या हेड कांस्टेबल होता है, दीवान साहब, अगर आपने उसको अपना सोर्स बना लिया, आपकी दिल्ली में एक स्टोरी नहीं छूटेगी। मुझे याद है कि मेरी डायरी में सबसे ज़्यादा जिनको नंबर या जितने वो थे, सब इंस्पेक्टर के नीचे, अगर उनके साथ आपकी है तो फिर आप मास्टर हो। और इसीलिए अब अच्छा, वो बेचारे बड़े कम सैलरी में, इनका कभी इधर ट्रांसफ़र कभी उधर ट्रांसफ़र, आप उनसे 2 प्यार से बात कर लीजिए। और किसी क्राइम सीन में आप उनको, हम लोगों ने ये भी किया है कि अच्छा यार इसका फ़ोटो छपेगा तो तुम यहाँ पे खड़े हो जाओ, अब वो सोर्स भी है, फोटो छप गया, सांप के पीछे खड़ा हो गया, अब एक फ़ोटो उसका आ गया तो फिर उसके थाने में वो 50 चीज़ें भी होंगी ना, वो सब बताएगा। उसमें से आपके काम की 5 होगी, लेकिन 45 भी सुनना पड़ेगा। तो सोर्स नीचे से बनता है, और नीचे वाले ही सबसे, क्राइम सीन में सबसे पहले कौन जाता है? बीट अफसर ही जाता है, PCR की जिप्सी जाती है, साहब लोग तो बाद में आते हैं। तो वो आपको फर्स्ट हैंड जाके बता देता है फ़ौरन, वहीं से एक फ़ोन अपने बॉस को करेगा, दूसरा अगर आपका सोर्स है पक्का तो फ़ौरन दूसरा कॉल आपको आएगा। पर उस वक्त ये भी था कि आप एक बार बाहर निकल गए ऑफिस या घर से तो कॉन्टेक्ट कहाँ से करेंगे? दफ्तर में वो फ़ोन है लैंडलाइन, घर पे भी नहीं होता था। फिर थोड़े से पेजर ने वो किया, लेकिन पेजर हर एक के पास नहीं होता क्या था। है अपने यूज पेजर? हाँ मैंने किया है, बहुत किया। 1 लाइनर 2 लाइनर जो मैसेज आया था उसने बड़ी मदद की थी। 98-99 इन सब में पेजर ने बहुत हेल्प किया है। लेकिन तब एक रूटीन हुआ करता था कि कैसे पुलिस क्वार्टर में जाकर इतने देर बैठना है, और हम लोग डिस्ट्रिक्ट बांट लेते थे कि इस डिस्ट्रिक्ट में इस दिन से इस दिन तक 2 घंटे, और उस डिस्ट्रिक्ट के हर थाने को मैनेज करना है,
वहाँ पे जाके बैठ के मतलब उनके लोगों से बातचीत करनी है, ताकि नंबर दूं, उनसे दोस्ती करूं। एक कप असली चाय पीने का जो था ना, सोर्स बनाने का तरीका वही था कि आप सिर्फ 5 मिनट बैठो और आप उनसे बात करो और उनको भरोसे में ले लो। वही आपको सोर्स बनाते हैं और वही सोर्स आपको एक अच्छा क्राइम रिपोर्टर बनाता है। लालच भी मिलते होंगे मतलब बहुत अक्सर? सारे क्राइम रिपोर्टिंग में, बल्कि ज्यादातर मैं आपको सच अपराधी बताऊं, पक्ष से मतलब आरोपी पक्ष पुलिस से? वालों से भी। अच्छा। देखिए एक दौर था जब, जानते होंगे सर, क्राइम रिपोर्टर को आधे सब यही मानते थे। 2 चीज़ें हैं बड़ी क्राइम रिपोर्टर की इमेज के बारे में। एक कि ये लोग पत्थर दिल होते हैं, दूसरा 1 नंबर के करप्ट होते हैं। ये एकदम सभी शराबी। एकदम, हाँ, शराबी भी होते हैं, ठीक है। तो ये सारी बुरी चीज़ें क्राइम रिपोर्टर के साथ जुड़ी हुई थी। वो दौर था जब अखबारों में क्राइम की खबरें कभी पेज 1 पे आती भी नहीं थी। पेज नंबर 3, पेज नंबर 2 जो लोकल आपका एडिशन है जो दिया है उसी में छपेगा। मतलब ये भी माना जाता था कि क्राइम की खबरें 1 नंबर पेज के की हैसियत ही नहीं है इसकी कि आए, जब तो कोई बहुत बड़ा हादसा ना हो जाए। लेकिन फिर धीरे धीरे चीज़ें बदली और मुझे लगता है कि जो कहते हैं कि क्राइम रिपोर्टर पत्थर दिल होते हैं, मैं बताता हूँ आपको, मेरी नज़र में एक अच्छा क्राइम रिपोर्टर वही है जिसके अंदर इमोशन हो, क्योंकि क्राइम की हर खबर में इमोशन है, चाहे वो मर्डर हो चाहे रेप हो। एक आदमी पीड़ित है, एक आदमी शैतान है। तो जब आप दोनों पक्ष रख रहे हैं तो आप पीड़ित की भी कहानी रखेंगे। अगर आप पीड़ित की कहानी रख रहे हैं तो फिर आपके दिल में अगर दर्द नहीं है आप लिख ही नहीं पाओगे। किसी के साथ जुल्म हुआ है और उस जुल्म की कहानी को जब तक आप फील नहीं करेंगे तो आप लिखेंगे क्या? और अपने लिखने से सामने वाले को रुलाना है आपको, तो ये तभी होगा जब आप फील करेंगे। तो क्राइम रिपोर्टिंग में एक अच्छा क्राइम रिपोर्टर, मेरा मानना है, वही अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकता है जो इमोशनल हो। और इसीलिए इसमें बहुत सारी लड़कियों ने भी अच्छा काम किया है, क्योंकि लड़कों के मुकाबले लड़कियां ज़्यादा इमोशनल होती हैं, तो वो दर्द समझती हैं। तो पत्थर दिल वाली चीज़ मुझे लगता है कि वो बेकार है। दूसरा जो करप्ट और बेईमान, ऐसा नहीं है कि दूध के धुले हैं सब, वो भी हो, बदमाश हर तरह के लोग हैं, लेकिन सिर्फ क्राइम में क्यों? बड़े बड़े नाम बहुत सारे दूसरे चीज़ों बीटों पे आई हैं, क्राइम वाले तो बेचारे छोटे मोटे। उनके फेवर का लेवल बहुत छोटा होता था। हाँ, कि कोई जान उनका पहचान जैसे का आदमी मेन ट्रैफिक क्या में होता था, पकड़ा गया। बताता हूँ आपको, हाउसफुल है यार, 4 टिकट दिलवा दो, ठीक है। इस शीला पे, गोलचा पे, डिलाइट पे, इसी टाइप पे ना 4 टिकट दिला दो, या ड्राइडे है यार उससे बोल के बोतल दिलवा दो, है ना। नहीं, ऐसे वो अटैच ही नहीं खोली किसी ने कभी सामने? फिल्मों में दिखाते हैं। फिल्मों में ही वो सब दिखाते हैं, होता है। देखिए ऐसा तो है नहीं, हम लोग ये सब जानते हैं कि मीडिया में करप्शन सब कुछ है, लेकिन हाँ एक दूसरा पहलू भी है कि अगर आप करप्ट हैं तो मैं दावा करता हूँ कि आप अपने करप्शन को 15 दिन से ज़्यादा नहीं छुपा सकते। अगर आप बेईमान हैं, आज नहीं तो कल 15 दिन के अंदर अंदर बाकी आपके साथियों को, फिर आपके ऑफिस में, फिर आपके बॉसेस को, आपके सबको पता है। मैं आज भी बता सकता हूँ कि कौन कौन क्या करता है, क्योंकि आप उन्हीं के बीच में काम करते हैं ना। सपोज़ अगर मैं करप्ट हूँ, आपने मुझे रिश्वत दी है, तो मेरे अलावा 5 और भी होंगे उसी स्टोरी पे आएंगे। तो अब ये होगा कि भाई अच्छा तुम भी ले लो, तो आप ही बताएंगे यार उसको भी दिया था, तो छुपती कहाँ है चीज़ें। और ये चीज़ें छुपती नहीं है, चाहे आप किसी, सिर्फ क्राइम में नहीं, किसी भी मीडिया में एक दौर में करप्शन को लेकर बहुत बहस हुई है। मेरा आज भी मानना है कि ऐसा नहीं है कि दूध के धुले करप्शन है, लेकिन हाँ उन्हें भी पता है और सामने वालों को भी पता है कि कौन करप्ट है कौन नहीं है। वो जो पुलिस वालों से इन्फॉर्मेशन निकालने के जो तौर तरीके हैं उस पर थोड़ा बताइए। आपने एक बार किसी पुलिस वाले को दरोगा बन के कॉल भी कर दिया कि एसआई धर्मेंद्र, हाँ, और इन्फॉर्मेशन भी निकाल ली उसने। क्या होता है ना कि जब पुलिस के बीच बैठते हैं आप, तो बहुत सारी उनकी कोडवर्ड पता चलती है। जैसे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का कोडवर्ड है, एक कोड नेम है, जो अगर आप किसी दिल्ली पुलिस के किसी नीचे वाले को सिर्फ आप उस नाम से बोलिएगा ना, तो पहले तो अलर्ट हो जाएगा और ये सोचेगा कि पता नहीं आप पुलिस में हो। गोल्फ 1 कहते हैं दिल्ली के पुलिस कमिश्नर। मैं फ़ोन में जो है ना उसी नाम से सेव रखता हूँ कि अगर पुलिस पकड़ ले तो बोलता हूँ ये लगाऊं, तो वो समझ जाएंगे। हाँ, अब जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी हैं, एक अल्फ़ा है, गामा है, एक बीटा है, तो ये सारे नाम हैं, डिस्ट्रिक्ट वाला समझ जाएगा। तो पीएचक्यू में ऐसी एक प्रेस डिपार्टमेंट है, वहाँ एक एसआई धर्मेंद्र हुआ करता था। तो वो हर जगह जब हम लोग कहते थे यार ये खबर बता नहीं रहा है, सच बदमाश है, तुम ही पता कर दो, दोस्ती होती थी, वो फ़ोन कर देता था, कह रहे एसआई धर्मेंद्र बोल रहा हूँ यार ये क्या है, ये बता दो। अच्छा वो भी झूठ बोलता था, साहब को बताना है। तब रवि पवार होते थे पीआरओ,
बहुत लंबे वक्त तक रहे, अब इस दुनिया में नहीं है। तो सुनता हम लोग को मालूम था खबर कैसे आती है। तो इत्तेफाक से ये प्रमोद महाजन के जो बेटे राहुल महाजन, वो खबर आई कि कुछ फूड पॉइजनिंग हो गया वो घर में रात को, और एक सेक्रेटरी था उसकी तो मौत भी हो गई थी। तो पुलिस पहुंच गई। उसके बाद अब बड़ी खबर थी, प्रमोद महाजन का बेटा, और तो पहले ये था कि जहर दिया गया, फिर क्या है, फिर ये हुआ कि नहीं फूड पॉइजनिंग है। तो हमारे को याद है ऑफिस में उस वक्त नकवी साहब बॉस थे। सुबह ये रात की बात थी और सुबह 6 बजे हम लोग सब दफ्तर में हैं, और ये हुआ कि गंगाराम हॉस्पिटल के फूड पॉइजन के एक्सपर्ट और ये सब पैनल को एंकर के साथ बिठाना है, फूड पॉइजनिंग कैसे होती है क्या है। और वो खबर इसलिए उड़ी कि खाना एक आया था और टेबल पे खाना भी रखा हुआ था कुछ बचा हुआ, और वही खाया। कुछ ने बयान दिया कि बस साहब ने तो खाना खाया था रात को और कुछ था नहीं, और सुबह देर रात तबीयत बिगड़ गई, तो यह फूड पॉइजनिंग है। तो यहाँ तैयारी हो रही है पूरा एकदम पैनल पे फूड पॉइजनिंग पर डिस्कशन का। अब मुझे लगा कि यार फूड पॉइजनिंग है कि नहीं। नकवी साहब ने कहा एक बार आप और कंफर्म कर लीजिए। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैं वहीं वीडियोकॉन टावर में दफ्तर था, बालकोनी में गया और सीधे, ये भी देखिए बेवकूफ़ी की हद, अपने मोबाइल से फ़ोन मिला दिया SHO को जो तुगलक रोड का था। ट्रू कॉलर नहीं था तब। फ़ोन मिला के और सीधा उसके तरीका था उसका बात करने का एकदम, मैंने वैसे ही थोड़ा मिमिक्री करने का शौक था उस वक्त। तो मैंने कहा हाँ जय हिंद जनाब, जय हिंद जय हिंद, मैं ऐसा ही धर्मेंद्र बोल रहा हूँ जनाब, साहब को रिपोर्ट देनी है, वो गोल्फन पूछ रहे हैं मामला क्या है। तो वो SHO सरदार जी थे। तो उन्होंने कहा कि तब आके बताऊँ ये डिटेल आप अभी नोट कर लोगे। मैंने कहा जनाब मैं नोट कर रहा हूँ, आप बोलिए। उसका भाग के आया, बालकोनी में खड़ा हुआ बात कर रहा था, पेपर पेन उठाया, हाँ जी जनाब, हाँ जी जनाब। वो बोलता गया, पूरा लिखता गया, और लिखने के बाद फ़ोन काटा, जय हिंद जनाब करके दौड़ गया नकवी साहब के पास। मैंने कहा ये फूड पॉइजनिंग छोड़ दीजिए, डॉक्टर का पैनल, ये ड्रग्स का मामला है, और उसके जेब से ड्रग्स मिला है, और वो अपोलो हॉस्पिटल में थे। तो और फिर ये भी उसने बता दिया कि खाना जहाँ से मंगाया था वो ढाबे का खाना था, और वो पूरा खाना फ्रिज में अनटच है, किसी ने खाया नहीं, वो जो है दूसरी चीज़ थी, और जिन लोगों ने खाया ही नहीं था। उसके बाद उन्होंने कहा लाइव पे खड़ा हो जाओ। लाइव पे खड़ा हो गया और पूरा ज्ञान, अच्छा हर चैनल पे फूड पॉइजनिंग, इधर ब्रेकिंग एकदम। अब फ़ोन बजना शुरू हो गया उधर PHQ में, पुलिस हेडक्वार्टर में। अब PHQ में सब वॉच किया जाता है, तो एकदम पूरी जो लाइन थी। अच्छा नकवी साहब ने कहा कि यार ये गलत हुआ तो। मैंने कहा सर उसने खुद SHO ने दिया है लाके। तो बोले SHO झूठ भी बोल सकता है। मैंने कहा आपने सही कहा झूठ बोल सकता है, लेकिन वो अपने कमिश्नर को झूठ नहीं बोलेगा ऐसे जैसे मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। तो उन्होंने कहा मतलब कमिश्नर से। तो मैंने कहा सर वो मुझसे नहीं बात कर रहा था, वो कमिश्नर को रिपोर्ट कर रहा था। तो वो भी हंसे। तो खैर ये जब खबर चली उसके थोड़ी देर के बाद, अब वो SHO साहब को पता चल गया कि यार ये कहाँ से उनको हड़काया गया है, डिटेल कहाँ से आई है। उस वक्त ड्रग्स का मामला दबाना था, कवर करना था। अब वो कॉल तो मैंने बेवकूफ़ी की थी, मोबाइल से किया था। वापस कॉल आया, अच्छा मैंने नंबर फीड कर रखा था, समझ गया। मैंने कहा क्या करूँ, ये तो हड़का। तो उसने कहा हेलो, आपने ठीक नहीं किया और उसने सब पता कर लिया था। बोला समझिए आपने ठीक नहीं किया, आपने मुझसे झूठ बोला, ऐसा ही धर्मेंद्र बोल रहे हैं। तो मैंने कहा अरे आपसे कब से पूछ रहा था, आपने कुछ बताया नहीं। तो अरे नहीं मैं केस करूँगा। अरे मैंने कहा सर जो भी करना होगा बाद में, अभी इस केस को देख लीजिए पहले आप। उसके बाद PHQ में ये हुआ कि वैसा ही धर्मेंद्र के नाम पे कोई फ़ोन नहीं करेगा। इत्तेफाक से उससे कुछ दिन पहले ही धर्मेंद्र साहब रिटायर भी हो चुके थे। तो आज भी चलता है ऐसा ही धर्मेंद्र कहाँ है। ये सब तिकड़म करना पड़ता है कई बार, खबर निकालने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। कभी ऐसा हुआ है आपको कि ऐसे ही अनचाहे ही आपको अपने प्रोफेशन का फ़ायदा मिल गया हो? जैसे एक किस्सा कोई आपका मित्र बता रहे थे कि आपने सेंट्रो कार ली थी। अनचाहे तो बहुत बार हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे दिया फिर उन्होंने। नहीं हाँ, जैसे मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कब, जब ट्रेन में मुझे सफ़र करना बड़ा शौक है, इसलिए कि प्लेन से डरता हूँ सफ़र करने से। मैंने 3 प्लेन क्रैश अपनी लाइफ में देखे, कवर किए थे। तो कई बार ऐसा हुआ कि रिजर्वेशन कंफर्म ही नहीं है, ट्रेन में जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। अब वहाँ पे जब शक्ल पहचानने में काम आता है ना तो बड़ी खुशी होती है। TT साहब अगर मैंने कहा अचानक जाना पड़ा है, ये शूट है, तो कोई बात नहीं।
अब वो भाई 1-2 बार तो टीटी साहब का भी अपना बर्थ होता, उन्होंने अपना ही दे दिया। तो ये सब थोड़ा फ़ायदा हो जाता। और जो दोस्त रिश्तेदार जनरली किस तरह की मदद के लिए फ़ोन करते हैं? जैसे मैंने अपने एक परिचित को किया अच्छा था हुआ कि आपने पुलिस ने बता पकड़ लिया। IPL शुरू हो गया, अभी जितने भी टिकट कोटला दिलवा पे मैच होंगे तो उसका होगा। अच्छा, कोटला के मैच की भी कहानी ये है कि जो मैच होता है तो लोग अब अपने विकी पाजी हैं स्पोर्ट्स के सब, तो वो सब पास बंटता है। तो अब मैं भी किसी से कहता हूँ, किसी जो इलाके में DCP सेंट्रल पढ़ते हैं कि यार मैच, अच्छा एक मैच में चलो 4 आदमी को आप दिखा दो। अब दिल्ली में अगर मान लीजिए 8 मैच है तो 8 में कम से कम 20-20 लोग आपसे सिफारिश करते हैं कि यार टिकट चाहिए। अब पहले से बता देते हैं मुझे चेन्नई वाला देखना, मुझे RCB का देखना है। तो अब कितनी बार एक बंदे से टिकट मांगेंगे, 2-4 से मांग लेते हैं। तो पहले की बात है, जब एक बार एक पुलिस वाले ने कहा, वहीं से आइडिया आया था। वो जो अपना ITO का थाना है उसका SHO था, जिसके अंडर में फिरोजशाह कोटला पड़ता है। तो मैंने उससे कहा यार पास दे दो, तो बोला यार पास तो है नहीं, लेकिन तुम पास का करोगे क्या? मैंने कहा मैच देखने जाना। तो बोला मैच देखने जाना है तो पास की क्या ज़रूरत है? बोला पास तो हमारे ही लोग चेक करेंगे ना गेट पे। तो मैंने कहा फिर? बोला भेज दो गेट नंबर 7 पे, और वहाँ ये जैसे वही है गुरिंदर खड़ा होगा, अब मैं बोल दूंगा उसको। मैंने कहा ठीक। अब ये जो फार्मूला है, मैंने कहा यार ये बेस्ट है, मैं खामोखा इधर उधर लोगों से पास मांगता हूँ। तो अब जब भी IPL होता है बस पता कर लेता हूँ कि कौन है गेट पे, कौन ड्यूटी पे है। गुरिंदर कहाँ है? बहुत सारे सीनियर भी ड्यूटी पे होते हैं, तो जैसे ही हो जाता है बस, तो वैसे होता है। सब 10 बच्चे आ रहे हैं, बोला भाई 10, मैंने कहा घुसा दीजिए। वो 10 घुस जाते हैं, तो पास की ज़रूरत नहीं पड़ती। अरे वैसे क्राइम पे अपन फिर लौटेंगे, लेकिन आप ये भी एक नाइंसाफ़ी, आप आते हैं क्राइम पे ही बात शुरू हो जाती है, इतने मज़े से आप किससे सुनाते हैं। लेकिन क्राइम के अलावा आपकी हॉबीज़ वैसे क्या हैं? क्या क्या जीवन में आप बहुत इन्जॉय करते हैं बियॉन्ड दिस? आपने कहा ऑफकोर्स ये पैशन है, इसके अलावा? क्राइम के अलावा 24 घंटे क्रिकेट, अच्छा, और क्रिकेट के अलावा कॉमेडी फिल्म। तो किसको सपोर्ट कर रहे हैं IPL में? मैं हमेशा चेन्नई को करता हूँ, पर इस बार मैं चाहता हूँ कि एक बार विराट कोहली की टीम जीत जाए, बहुत हो गया। और हाँ, एक नया बदलाव इस बार आया कि मैं चाहता हूँ रोहित शर्मा बहुत अच्छा खेले और मुंबई इंडियन हर मैच हारे। हाँ, ये बहुत कॉमन हो गया है। बहुत, मैं जितने भी क्रिकेट लवर से मिल रहा हूँ बिल्कुल वो कह रहे हैं कि मुंबई को हारना चाहिए इस बार। सबको इस बात की हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि मुंबई हार जाता है। नहीं, रोहित शर्मा अच्छा खेले और मुंबई इंडियन हारे। तो आप IPL के मैचेस देखते हैं सारे। कल का अब तक का बेस्ट मैच था। हाँ, अभिषेक शर्मा और हेनरी क्लासन। सुनामी था। 272 बनाया ना, 276 ऐसा 277। हाँ। सुनामी। कॉमेडी फिल्म में कौन सी? कॉमेडी जितनी भी, जैसे मैंने ज़िंदगी में एक ही था कि सारे देख रखे हैं। मैं ज़िंदगी में फ़ोटो खिंचवाने का एक ही मेरा था कि एक बंदा मिले तो तस्वीर खिंचाऊँ, जॉनी लीवर। ओहो। और मैं मिला, लंबी बात की और मैंने खुद कहा मुझे फ़ोटो खिंचाना है। कॉमेडी मतलब तारक मेहता का उल्टा चश्मा मैंने बेटी के साथ बरसों देख डाले। सब बड़े हो गए अब तो उसके, टप्पू पप्पू जितने भी हैं। अब टप्पू की शादी भी होगी बबीता अरे जी सर वही तो मैं कह रहा हूँ। सच है खबर वो? हाँ। अच्छा, नहीं, ओके। कि वो भाई जेठालाल पूरी ज़िंदगी बबीता के पीछे पड़ा रहा और बेटा ले गया। ठीक है, तो वैसे मतलब हिंदी फिल्मों में कौन? अक्षय कुमार, आजकल गोविंदा? साउथ फिल्में बेस्ट। डब वाली सारी उनकी जो कहानियाँ होती हैं ना, लाजवाब। मतलब सोचने समझने के लिए कुछ वो नहीं होता, लेकिन सच में अपनी हिंदी फिल्मों से बहुत बेहतर उनके पास स्टोरीज होती हैं। इनफैक्ट अब तो वहाँ से इंपोर्ट करके पहले कहानियाँ पता अपन नहीं ला होता रहे था हैं। ना हम लोगों को, पहले भी बनती थी हिंदी फिल्में, लेकिन पहले ये डब्ड वाले हमारे पास सहूलियत कहाँ थी, हाँ, available OTT नहीं था, तो हमें पता नहीं चलता था। वरना उस दौर में भी आप ये देखें कि ये जितेंद्र की जो फिल्में आती थी उस वक्त, उस साउथ की ही तो सारे वो जो डायरेक्टर होते थे, हाँ, दासरी नारायण राव, सारे तो वो सारे कई बार चर्चा कर चुके हैं। उनकी फिल्मों के ही तो रीमेक हुआ करते थे, पर हम लोगों को पता कहाँ होता था। हम लोग को ये बहुत दूर है ना यहाँ से, हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे है। हाँ, मंडी डब वाली करके है वहाँ पे जगह है, तो इसलिए डब वाली मिलती है वहाँ पे। साउथ की फिल्में वो शौक है। ये सुरेंद्र मोहन पाठक एक उपन्यासकार हैं, उन्होंने ये कहा ऐसे कि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग मेरी किताबें पढ़ के, कुछ लोग ऐसे, बहुत सारे नहीं, क्राइम करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। ऐसा आप मिले किसी किस्से की? मैंने कहीं पर कोई फिल्म देखी या किताब पढ़ी किसी क्रिमिनल से और वहाँ से उसको एक आइडिया आया कि मैं ये कर सकता हूँ इसके ज़रिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको क्राइम शो से
या नॉवेल से आइडियाज़ मिला। वो तो एक जो एंकर साहब थे जो बाद में बरी भी हो गए ना, वो तो क्या नाम था उनका? शोएब इलियासी। शोएब इलियासी, हाँ, वो तो लेकिन क्राइम शोज से अगर आप उसको रिलेट करें, वो उनका फैमिली मैटर था, इसलिए अच्छा, ओके। वो कुछ चीज़ें थी। वो ऐसा नहीं है कि मतलब, पर फिल्मों को देख के मैंने देखा कई लड़के अपने कन्फेशन में भी कहते हैं कि मैं ये पिक्चर देख के मुझे तो दादा ही बनना है ना, वो कुंडा ही बनना था मुझे। अभी लेटेस्ट है सर, अरे वो क्या नाम है, वीडियो में बोलता है जी शौक है मुझे इस चीज का। तो बोले कितने दिन अब अंदर रहोगे? मुश्किल से मुश्किल 6 महीने। फिर बाहर आके वही शौक है जी मुझे बदमाशी का। बदमाश था। अभी लेटेस्ट है जो ये जबलपुर में हुआ है, जो रेलवे अफसर और उसके 8 साल के बेटे को उसी की बेटी ने जो मार डाला अपने बॉयफ्रेंड के साथ रेलवे कॉलोनी में जबलपुर में। उस लड़के की जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, वो साउथ की डब क्राइम थ्रिलर मूवी का शौकीन था और उसने पूरी क्राइम की प्लानिंग उसी तरीके से की, और क्राइम के बाद कैसे कहाँ भागना है इसकी प्लानिंग भी उसने उसी तरीके से की। मोबाइल यूज़ नहीं करना है, एक जगह पे 6 घंटे से ज़्यादा नहीं रुकना है, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ही रुकना है। अभी तक चकमा दिए हुआ दोनों 16 और 20 साल के लड़का लड़की हैं, 12-15 दिन हो गया गायब है। आइडिया वहीं से आया। आपने ऐसे आपकी याद में, मैं बड़े केसेस नहीं पूछ रहा हूँ, बट अजीब गरीब जैसे एक मंकी मैन या मुंह नोचवा वाला जो केस था, बीच में एक चोटी काट के ले जाते, चोटी कटवा का केस था, ऐसे कुछ अजीब गरीब केसेस जो आपको याद है कि यार ये क्या अजीब सा केस एक गले पड़ा था? बहुत सारे हमने अपनी ज़िंदगी के 2 केस हमेशा याद रखता हूँ। एक ही जो आपने कहा ना, एक दिल्ली में मंकी वाला, तो उस वक्त आज तक ने उसको बड़े पैमाने के करने का प्लान किया, और तब मोबाइल एकदम नया था। ये था कि 25 रुपये इनकमिंग, 25 रुपये आउटगोइंग, तो हर एक को वॉकी टॉकी दिया गया था। और हमारे कुमार संजय सिंह थे एक, उनको बनाया गया चीफ, और 15-20 रिपोर्टर की टीम, और ये हुआ कि सब अलग अलग दिल्ली के इलाके में रात को निकलेंगे 10 बजे और 5 बजे तक, बाकायदा घड़ी दिखा के शूट करेंगे। इस वक्त 11 बज रहा और ये 12 बज रहा, मैं इसकी छत पे हूँ, मैं फलाने की छत पे हूँ, मैं इस इलाके में, मैं उस इलाके में हूँ, और हम सब उस बंदर की तलाश में हैं। तो ये पूरा 5-6 घंटे का शूट रात को चला। उसके बाद सुबह कंपाइल होकर ये पैकेज बना, और अगले दिन भर चला कि कैसे पूरी टीम बंदर की तलाश में भटक रही थी, और मिला कुछ नहीं। एक वैसी और स्टोरी थी, एक हमने 5-6 घंटे तक बिना ड्राइवर के कार चलाई थी। उसमें बाद में वो कैमरा एंगल वो पीछे छुपा हुआ था ना, कुछ नहीं, पूरा समा बांधा। उसमें एक वाहन में भी था एंकर, मुझे क्यों बैठाया गया था आज तक मुझे पता नहीं है, क्योंकि कुछ था नहीं, मतलब या तो सिर्फ ट्रैफिक से जुड़ा हुआ मामला था इसलिए शायद बैठा दिया गया, और ट्रैफिक पुलिस वालों को जानता हो, और तो कोई रीज़न नहीं था मुझे। ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट वेक्सपर्ट बैठे थे, लेकिन वो 4-5 घंटे बैठे थे। मैं और एक सोनिया सिंह हुआ करती थी, ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट थी, रिपोर्टर। तो हमने पूरा समा बांधा कि ये देखिए बिना ड्राइवर के गाड़ी चल रही है, ये कुछ सेकंड का वीडियो था बस उस पे ऊपर, और सारे एक्सपर्ट्स सबको बैठा के पूरा। और 4-5 घंटे के बाद जब लास्ट में ये राज खुला, तो ये था कि वो ड्राइवर लेटा हुआ था और दोनों पैर उसके एक्सीलेटर उस पे थे। उसके बाद शो ख़त्म, ड्राइवर के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कि तुम सड़क पे ऐसे हादसे हो जाएंगे। टेस्ला से बहुत पहले ड्राइवरलेस कार। हाँ, ये हम लोग पहले कर चुके हैं। तो ऐसी महान चीज़ें भी हो चुकी हैं। पता है कि वो आया ना कि आज रात 8 बजे देखिए धोनी की सफलता का राज, आज खुल जाएगा राज। तो वो फिर आता है तो उसमें उनका डाइट प्लान बताया था, भूत प्रेत भी 6 अंडे 3 किलो दूध, ये सफलता का राज। एक ज़माने में भूत प्रेत भी तलाशा है। एक किलोमीटर होता था, उसमें 2 तरह की ट्रैफिक टाइप लाल और ग्रीन बत्ती जलती थी। तो बत्ती जल गई इसका मतलब है यहाँ कुछ साया है, तो वो भी तलाशा। फिर राखी सावंत का भी दौर आया, फिर एक खली का दौर आया, फिर एक पुनर्जन्म का दौर आया, फिर सांप बिच्छू का दौर आया, फिर एक ज़माने में वो कैसेट अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के अलग अलग शारजा और यहाँ नाचते गाते, उसका भी दौर आया। जो 50 रुपये किराए पे कैसेट मिलता था वो चैनल ने 5-5 लाख में ख़रीदा, वो भी दिखाया। दौर आते रहे, कारवां चलता रहा, रिपोर्टिंग बढ़ती रही। थाने के बारे में थोड़ा बताइए। जैसे थाना जो है अपने आप में जो निज़ाम है उस कैसा है, मतलब उसकी व्यवस्था कैसी है? थानेदार अपने हिसाब से उतने क्षेत्र का, जितने भी स्क्वायर मीटर का वो इलाका है,
उसमें प्रधानमंत्री है, आप अपने काम के लिए जाइए, आप किसी से हो करके उस तक पहुंचेंगे, एक अलग तरह का एटीट्यूड होता है। उस व्यवस्था को थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, थाना हायरार्की। देखिए, पहले कहते थे कि डीएम, सीएम और पीएम, हमारी व्यवस्था में इनसे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है। डीएम एक पूरे ज़िले का मालिक होता है, हर चीज़, इवन पुलिस वाले भी उसके अंडर में होते हैं। सीएम स्टेट का, पीएम देश का। लेकिन मेरी नज़र में इन सबसे पावरफुल शख्स जो अगर कोई है तो एक थानेदार है, जिसको अब एसएचओ कहते हैं, स्टेशन हाउस अफसर। कुछ जगहों पे सीओ कहते हैं। हाँ, वो अपने इलाके के एसीपी, उस डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी, उस रेंज के जॉइंट सीपी और उस शहर के सीपी, इन सब से पावरफुल है। इसलिए पावरफुल है कि सीधे लॉ एंड ऑर्डर और हर क्राइम की जिम्मेदारी उसी के ऊपर आती है। जो उसके इलाके में क्राइम होगा उसका बीट अफसर सबसे पहले एसएचओ को खबर देगा, वो किसी एसीपी डीसीपी इनको नहीं देगा, क्योंकि वही उसका बॉस है। उस थाने के अंदर में जितना एरिया आता है, अगर सपोज 3 किलोमीटर के एरिया में वो एक थाना है, तो उस 3 किलोमीटर का मालिक है वो। उस 3 किलोमीटर के दायरे में हर छोटे बड़े जुर्म का जो भी होता है उसका हिसाब किताब, बही खाता सब उसी के पास है। अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन के लेवल पे कोई भी बात करनी है, एसीपी या उसके ऊपर के जितने भी अफसर हैं, वो उसी एसएचओ को कांटेक्ट करेंगे। और चूंकि जब क्राइम होता है तो सबसे पहला पहुंचने वाला शख्स बीट अफसर के बाद वही होता है, तो सारी जानकारी भी उसके पास होती है। जो मांडवाली और सेटिंग होती है क्राइम के फ़ौरन बाद, ये सारी चीज़ें नई नई शुरुआत में होती हैं। फर्स्ट ड्राफ्ट जब लिखा तो वो भी डायरेक्ट वो आता है। किसी एक क्राइम अगर कहीं पे कुछ हुआ और वो एसीपी को डायरेक्ट जाके रिश्वत नहीं देगा, वो एसएचओ के ही थ्रू फिर ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं आएगा। अब कोई बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल केस होता है तो ऊपर से आता है कि थोड़ा इसको देख लो, इसको ये कर लो, अलग बात है। लेकिन सारा जो है ना, अच्छे काम भी यहीं से शुरू होते हैं और सारे बुरे काम भी एक थाने से शुरू होता है। तो एक थाने का थानेदार उस पूरे अपने इलाके का, जिसके अंदर में जो भी आबादी आती है, वो समझ लीजिए कि उस एरिया का मोस्ट पावरफुल पर्सन है। वो उतना एमएलए भी नहीं है उस एरिया का, उतना एमपी भी नहीं है, और कोई शख्स नहीं है, उससे बड़ा पुलिस अफसर भी नहीं है। वही माई बाप है असल में। उसका ही राज है। वो चाहे तो एफआईआर दर्ज करे, एफआईआर घुमा दे, धाराएं घुमा दे, लिखे ही नहीं। गधे को सीआर लिख दे तो फिर साबित करते रहिए साबित कि करते रहिए, गधा नहीं सीआर। क्योंकि हमारा सिस्टम ये है कि साबित सामने वाले को, मतलब यहाँ पे ये है कि आपने अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया तो मुझे नहीं, जिस पे लगाया उसको साबित करना है कि वो बेकसूर है कि नहीं है। तो ये हमारा जुडिशल सिस्टम इसी पे बेस्ड है। तो थाने का मालिक थाना पूरा जो थानेदार है, और उसी की तूती बोलती है। इसलिए मेरी नज़र में अगर आप पूरे हमारी पुलिसिंग सिस्टम देखें तो उससे पावरफुल कोई नहीं है। एक दरोगा जी का ना ऐसे हजाम था बाल काटने वाला, वो थोड़ा मुंह लगा था क्योंकि काफ़ी समय से काट रहा था, तो उसने ऐसे ही बाल दाढ़ी काटते हुए पूछा कि दरोगा जी, मैंने सुना है कि आप लोग सांप की रस्सी बना देते हो, रस्सी का सांप बना देते हो, बताओ ज़रा कैसे बनाते हो। बोले अच्छा तुझे बताऊँगा। तो चले गए अपना। थोड़ी देर के बाद 3-4 पुलिस वाले, एक जिप्सी आई, 3-4 पुलिस वाले उतरे। बोले कहाँ है अवैध हथियार, कहाँ है? बोले क्या बात कर रहे हैं साहब? तो उसी में किसी ने चुपके से एक पुराना असलहा कट्टा सरका दिया और वो निकाला दे कि तेरे यहाँ से निकला, कहाँ सप्लाई, कौन सप्लायर है तेरा? और उसको जो है, बोले नहीं अरे दरोगा साहब मुझे जानते। बोले साहब का नाम लेके बचने की कोशिश करता है, तू चल थाने। तो उसको ले गए थाने। तो बोले कि सर मुझे बचा लो। बोले देखो अब ये 4 लड़के वहाँ गए थे, ये ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं, 20,000 रुपये इनके अपने 5-5 बन जाएंगे, तो उसका इंतज़ाम कर ले। तो वो गया अपने घर पे जो भी जेवर एवर थे वो उसने एक जूलर के यहाँ बेचे, 20,000 रुपये लेकर के आया। बोले साहब ये लो। बोले कहाँ से लाया तू 20,000? बोले जूलर को बेचे। बोले जी चलो इसको बैठाओ गाड़ी में, जूलर के यहाँ चलते हैं। तो जूलर के यहाँ गए, उसकी गर्दन पकड़ी, क्यों भाई तू जो है चोरी का माल ख़रीदता है? बोले जी नहीं, कहाँ, मैं तो नहीं ख़रीदता। बोले वो बैठा हुआ चोर, वो चोरी का माल था, तूने ख़रीदा है, सामने वो रहा गवाह। तो बोले सर कुछ कर दो इसमें। बोले 1 लाख रुपये इसके। तो 1 लाख रुपये उससे लिए, 20,000 इसको वापस किए, इसकी ज्वेलरी वापस की। बोले हम सिर्फ सांप का रस्सी नहीं बनाते, अजगर भी बना सकते हैं, भेड़िया भी बना सकते हैं। हमारी इच्छा है कि हम क्या बनाना। समझ गया, एग्जाम्पल समझ में आ गया। इस तरह के केसेस तो वैसे आते होंगे आपके नज़र में बहुत हैं? कितने आप इसको तो अंदाज़ा ऐसे ही लगा लीजिए ना, मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं कि हमारे यहाँ कन्विक्शन रेट कितने। जब रेप जैसे हीनियस केस में 25% है, मतलब 100
रेप के मामले आते हैं तो उसमें से 75 बरी हो जाते हैं। पर ये जो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट है, इसकी ये जो चीज़ है, ये इसमें एक दूसरा आर्ग्यूमेंट भी तो है कि ये एक तरह से अच्छी चीज़ है। आप मतलब बहुत सारा 2 परिवारों का खर्च, मैं रेप केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, और दूसरे तरह के केसेस में बहुत दोनों तरफ के ज़मीन का कोई विवाद है, अगर पुलिस आप थोड़ा सा सुविधा शुल्क लेके दोनों पक्षों में समझौता करा दे रही है, तो जो 10 साल खींच सकता था वो 3 महीने 2 महीने में उसका सोल्यूशन हो गया, और उसकी एक ड्यू रकम भाई जिसने कराया उसको चली गई। तो ऐसा होता है कई, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि कम होते हैं ऐसे मामले, और फिर एक बार कोर्ट में चला गया तो फिर पुलिस का भी तो रोल ख़त्म ही हो जाता है ना। फिर आपको तो पता है अपनी दीवानी और फौजदारी जो अदालतें हैं और उनके मुकदमे तो माशाल्लाह है। जैसे वैसे जब ये केस इस तरह के आते होंगे थानों में, ऐसा हो गया है क्या कि वो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी देखते हैं कि ये आंकड़ों में ना जा करके, क्योंकि फाइल ही बनेगी, इसको बाहर सेटल करा लें और उसमें हमारी जो बन जाए। ऐसा बहुत सारे केस में होता है, इसलिए कि जैसे मैंने कहा ना कि सबसे ताकतवर एसएचओ होता है, वैसे ही एक और भी है, उसे पता है उसे भी तरक्की करना है। लेकिन अगर एक बार एफआईआर दर्ज हो गया, क्योंकि एक बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं ना कि एफआईआर नहीं लिख रहा है। असल में लोगों को ये नहीं मालूम कि एफआईआर लिखने का मतलब है कि उस केस को तुम्हें सॉल्व करना है। और अगर तुम सपोज अपने टेन्योर में 100 एफआईआर तुमने दर्ज कर लिया, तब उस 100 एफआईआर को दर्ज तो तुमने किया है, फैसला तो अदालत करेगी। एफआईआर एक बार लिखने के बाद पुलिस का काम ख़त्म है। अब वो एक कानूनी दस्तावेज़ हो गया। कानूनी दस्तावेज़, एक कानूनी लड़ाई जो शुरू होती है अदालत की, उसका पहला पन्ना एफआईआर है। एक एफआईआर मतलब एक मुकदमा। तो अगर आपके टेन्योर में 100 एफआईआर दर्ज है तो 100 मुकदमे हो गए। उन 100 मुकदमों में तुम कितने में फैसला करवा पा रहे हो अपने हक में? क्योंकि पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है तो इसका मतलब है मैंने इनको कल्प्रिट माना है, पर ये कोर्ट से बरी हो गए, तो एक तुम्हारा क्रॉस लग गया, नाकाम केस। तो अगर 100 के 100 नाकाम है या 100 में से 90 में तुम हार गए हो, तो ये आपके करियर और नौकरी पे एक दाग होता है। तो जब इन लोगों का प्रमोशन होता है आगे चलकर, तो ये सारी चीज़ें उनके पेपर में होती हैं कि अच्छा ये जब फलाने थाने में था तो कितने एफआईआर थे, इसने कितने केस सॉल्व किए, कितनों मुजरिमों को पहुंचाया अंजाम तक, कितनों को सज़ा दिलवा पाया। अगर सज़ा ज़्यादा नहीं दिलवा पाया तो इसका मतलब ये ठीक अफसर नहीं है। तो फिर वो जैसी मेंशन हो जाता है तो आपकी तरक्की, प्रमोशन, इन सब सारी चीज़ों में रुकावट बन जाती है। इसीलिए पुलिस वाले कहते हैं कि वो मुकदमे को जन्म ही मत दो, एफआईआर लिखने की बजाय कुछ सेटलमेंट कर लेते हैं। नहीं करते। और कोर्ट का भी तो, कोर्ट में इतने पेंडिंग केसेस हैं, आप तो कोर्ट में संख्या बढ़ा ही रहे हो ना। कोर्ट के पास टाइम नहीं है। उमर खालिद को बेल डिनाई कर करके बेचारे थक गए एकदम। कुछ होता नहीं है उनके पास, वक्त ही नहीं होता। और केजरीवाल को भी देखो, किस की सुनेंगे। और उसका असर पड़ता है सर जेल पर। हाँ, जेल पे दबाव पड़ रहा है। अरेस्ट करोगे तो जेल जाना पड़ेगा, जेल जाओगे तो सही अच्छा खासा आदमी क्रिमिनल हो जाता है। नहीं, अब तो ट्रेंड दूसरा हो गया है। पहले जो क्रिमिनल छोटा मोटा होता है ना, एक बार आप जेल भेज दीजिए वो बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे हम सब अभी लॉरेंस मिस्ट्रोई को बात कर रहे हैं, ये तो दाऊद से बड़ा है। इसको जेल गए हुए शायद 12 साल हो गए। 12 साल पहले लॉरेंस मिस्ट्रोई को जानता नहीं था, और ये 12 साल से लगातार जेल में है, और जेल में रहते हुए ये इतना बड़ा डॉन बन गया। तो अब तो जेल आपको बड़ा करता है। उसकी वजह भी है बड़ा आसान कि एक बार मान लीजिए आप जेल चले गए, आप मुझे धमकाते हैं और आपको पुलिस ने पकड़ लिया और आप 10 साल अंदर हो गए। अब आप जेल जाने के बाद एक दिन मेरे मोबाइल पे फ़ोन आ रहा है, हाँ भाई मैं बोल रहा हूँ, अब मेरी तो हवा ख़राब किया, ये तो जेल में है, तो देख जेल से बात कर रहा हूँ मोबाइल पे, समझ रहा है ना मेरी औकात, तब वो पैसे पहुँचा दे, वरना बेटा अभी मोबाइल से कॉल आ रहा, बाकी मेरे लोग आएंगे। तो वो डर जाता है कि इस आदमी की इतनी हैसियत कि जेल से कॉल कर सकता है तो कुछ भी कर सकता है। तो वो बेचारा डर के जो भी उसकी मांगें पूरी कर देता है। तो ये जो सारे जेल से गैंग चल रहे हैं इसीलिए तो चल रहे हैं। हालांकि सबसे अफसोस की बात यह है कि हर जेल में जैमर है, लेकिन हर जेल में एक कोना है जहाँ पे जानबूझ के उस जैमर का डायरेक्शन मोड़ दिया जाता है कि आओ और इस कोने से अपना धंधा चलाओ। उसमें कमीशनबाजी और वो सब हो। कमीशन तो आपको अभी तिहाड़ के 82 लोग नपे हैं इसी में ना, चार्जशीटेड हो गए सुकेश में। एक साथ देश के इतिहास में शायद ही कभी हुआ कि तिहाड़ एशिया का सबसे बड़ा सिक्योर जेल 82 अफसर, जिसमें उसमें तो डीजीपी नप गए, उनको भी तो हटा दिया। तो ये सब क्या है? सुकेश ने 200 करोड़ का खेल किया, कहाँ आज़ाद रह के थोड़ी किया था, जेल के अंदर से किया। शरीफ आदमी को जिंदा रहने के पैसे देने पड़ते हैं। हाँ,
क्योंकि वहाँ क्रिमिनल है ना जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट काट रहे हैं, उनको लगता है कि अब लाइफ से ज़्यादा क्या होगा। एक और काटो। हाँ, तो कहते हैं अंदर ही दे देता हूँ तो तेरे ये को। सिस्टम पूरा जो है ना, बाहर मुकदमे की तादाद बढ़ रही है, पुलिस वाले अपना कर रहे हैं जेल जाने के बाद। अच्छा, कमाल ये है कि जेल में पुलिस की ऐसा चलती नहीं है ना, जेल का पूरा स्टाफ अपना होता है अलग। तो अब कई बार पुलिस और जेल स्टाफ में भी झगड़ा होता है कि हम मुश्किल से पकड़ के लाते हैं, तुम उनको वहाँ अय्याशी करा रहे हो। तो सिस्टम ही ऐसा है। एक वो अभी खबर नहीं आई पॉकेट विटनेस वाली, कि एक ही आदमी कई चीज़ों में गवाह है पुलिस की चार्जशीट में। मतलब ये वो जनरली सब जगह सब होता है। जगह की ये उज्जैन से आई थी। पंकज संचोरा नाम के एक आदमी है जो 300 से ज़्यादा मामलों में गवाह हैं। वो जुए सट्टे से लेकर के हत्या तक के मामलों में 30 साल से पुलिस उसको हर गवाह थाने बना रही में है। पुलिस के अपने अपने गवाह बैठे होते हैं, रेडी रहते हैं। एकदम रेडीमेड तैयार। बस डील होना है, हाँ भाई आज तुझे इतने बजे पहुंचना है, इतने पैसे मिल जाएंगे, ये बोलना है। वो बोलेगा हाँ जी रामू बताओ, जब ये हुआ तो तुम थे? हाँ साहब मैंने देखा था, यही था, हाँ यही था। वही रामू अगले दिन, हाँ साहब बताओ, नहीं साहब ये नहीं था। ऐसा है। प्रेम चोपड़ा नाम का एक आदमी लाजपत नगर में है जो कि एम्स में चोरी हो रही थी, वो भी उसके नज़रों के सामने होता है। बस में कहीं डकैती हो रही थी, वहाँ पे भी होता है। ऐसे ही चलता है भाई, क्या करोगे। उसका कुछ बताया भी था उन्होंने, मतलब पुलिस की ओर से इस तरह की एक सफाई भी आई थी कि भाई हम क्या करें, हर जगह गवाह हम नहीं पैदा कर सकते, फिर हमें कन्विक्शन रेट भी बढ़ाना है, तो हम इस तरह की चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। मतलब सूत्रों के हवाले से ये एक अधिकारी का बयान अखबार में छपा। एसएचओ के साथ प्रॉब्लम होती है ना यार। देखो, एसएचओ की परमिशन के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। कोई भी क्राइम एसएचओ की परमिशन के बिना नहीं होता उस एरिया में, और जो उनकी परमिशन के बिना करता है उसको सख्त सजा मिलती है। सेम चीज़ जेल में। जेल में तथाकथित रूप से कहते हैं ना, रेड पड़ी, मोबाइल फ़ोन मिले, पता नहीं क्या क्या मिल जाता है। ये सब परमिशन से होता है। ऐसा नहीं कि कोई टपा लेता है एकदम ऐसी चीज़ें और चल रहा होता है। उंगली डाल के छौंका तिहाड़ लगाएंगे के क्या? बाहर एक जगह है, तिहाड़ की दीवारें बड़ी ऊंची हैं, तो एक खास इलाका है, मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको, लेकिन वो है एक बाउंड्री है। उसके उस तरफ थोड़ा सा पार्क का हिस्सा है जिसमें घास वास है ठीक ठाक। तो टाइम होता है वहाँ पे, मोबाइल आप कैसे लेके जाओगे? पहले तो लोग बड़े अनोखे अनोखे तरीके से भी मोबाइल अंदर ले गए, पॉलीथीन में लपेट के फिर जाके वॉशरूम में निकाल दिया। अब ये होता है कि एक टाइमिंग होती है, उसको कई पन्नियों में और उसमें लपेटते हैं। अच्छा, वहाँ वो मोबाइल थोड़ा मजबूत भी है जो बेचते हैं इतनी मुश्किल से। तो उसके बाद बाकायदा टाइम फिक्स होता है, मिनट टू मिनट घड़ी के साथ जुड़ता है। उस बाउंड्री से फिर एक अच्छे थ्रो करने वाले को बुलाया जाता है, वो बाहर से थ्रो करता है, अंदर उसी पे जाके वहाँ गिरता है, वहाँ वो मौजूद होता है मोबाइल हाथ में। अखबार के हॉकर जैसी ट्रेनिंग चाहिए उसके हाँ। लिए। आजकल पुलिस ये कुछ गीले तौलिए का भी इस्तेमाल कर रही है, कोई बता रहे थे, कुछ टॉर्चर में या मारने में कुछ गीला तौलिया यूज़ होता है। तरी अलग अलग चीज़ें हैं ना। अब तौलिए का तो मुझे इतनी जानकारी नहीं, लेकिन इनका मेथड, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं टॉर्चर करने के। कुछ फिल्मों में आपने देखे हैं, हालांकि उसमें से ज़्यादातर गलत भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पिटाई करनी होती है ना, तो इनका एक होता है, चाहे वो देश का कोई भी कोना हो, कोई भी पुलिस स्टेशन हो, कि यार कि बॉडी पे बस दिखना नहीं चाहिए, निशान नहीं दिखना चाहिए। क्योंकि आजकल क्रिमिनल भी होशियार हो गए, हाथ पैर ठीक है, अदालत में खड़ा कर दिया, वो शर्ट वर्ट खोल देते हैं कि देखिए मेरा, पीछे आगे दिखा दिया, नील पड़ा हुआ है, तो उन्हें पता है कि कहाँ मारना है। वो सिर्फ तलवे पे ही मारते हैं, तलवे पे नील नहीं पड़ता। और या फिर करंट दे दीजिए। पुतिन ने जो 4 लोगों को पकड़ा उनको देखा, कितनी एक सहजता का से कान काट लिया, एक का नाक काट लिया, एक का वो काट लिया जो बोल नहीं सकते, और मतलब इमीडिएटली, वो सब बाद में नहीं किया। और जहाँ से हवा निकलती है वहाँ पे हवा पंप कर दिया। मतलब इतना पेनफुल होता होगा। अभी कि ये परसों मंडे की बात है ना, ये एक औरैया का एक बच्चा किडनैप हुआ था, जिसको ट्रॉली बैग में डालकर एक कार की डिग्गी में रखा, वो दम घुटने से मर गया। अब 4 दिल्ली के बदमाश थे, 4 औरैया के थे। उसके बाद कमाल देखिए आप पुलिस की महानता, कि 4 को दिल्ली से पकड़ के ले गए औरैया। उसका तुमने कहा बाकी 4 को बुलाओ। जंगल में वो चारों पहुँचे। अब पुलिस का है कि उन 4 ने गोली चला दी, तो पुलिस ने जवाबी फायर किया। सबके पाँव जब में गोली मारी। चली तो ये जो हमारी कस्टडी में 4 थे ये भी भाग गए, तो फिर उन्होंने भी गोली चलाई, तो हमने उन पे भी चलाई। अब ये बताइए कि दिल्ली से औरैया आप 4 लोगों को हिरासत में ले जा रहे हो, कई घंटे आपके साथ हैं, वो अचानक भागेंगे, उनके पास रिवॉल्वर कहाँ से आ गया, कट्टा कहाँ से आ गया। पर ये कुछ नहीं है, सबसे अच्छी तो तस्वीर है। 8 के
पैर में एक ही जगह पे गोली है, और ये 8 अकेले नहीं है। और वहाँ पे रुमाल भी बांध देते हैं। हाँ ब्लड ना गिरे। लगभग 225 ऐसे इनकाउंटर हुए हैं यूपी में, 225 के करीब, जिनमें सिर्फ पैर में गोली लगी है। और कमाल ये है कि क्या मजाल जो पुलिस का निशाना ज़रा सा चूक जाए, न इधर न उधर, एकदम हर पैर में वहीं गोली लगेगी साहब। मतलब ये इतने अच्छे सब शूटर हैं कि ओलंपिक में भेज दें तो गजब का। नहीं, मुझे ये लगता है ग्रेटर नोएडा और नोएडा के बीच में थोड़ी सी खाली जगह है, तो जितने भी क्रिमिनल होते हैं वो मोटरसाइकिल से वहीं जाते हैं। 2 लोग मोटरसाइकिल पे होते हैं, एक को पैर में गोली लगती है, एक भाग भी जाता है। हर बार एक भाग जाता है, उसको पुलिस नहीं पकड़ पाती। और उसको जब उठा रहे होते हैं तो उसके रुमाल बंदी होती है, उसको कंधे से 2 पुलिस वाले। मैं कल जब ये वारदात शो कर रहा था तो मैंने कहा अपनी टीम से कि यार इसका वो और भी ऐसे निकालो। तो मैं खुद ही देख के दंग रह गया, यार अच्छा इतने सारे हैं। मतलब लाइब्रेरी से जब विजुअल निकलने शुरू हुए तो इतने थे कि देख के अच्छा सभी के वैसे ही, सभी वैसे ही चलते हैं। हाँ। और फिर सभी को हॉस्पिटल में वैसे ही लिटाया जाता है। और सब छपरी होते हैं, सबने जीन्स पहनी होती है। हाँ, जीन्स, और सबके नीचे चप्पल होती है। हाँ। गजब, मतलब पूरा ड्रेस कोड के साथ है। वैसे चोरों का दिमाग कैसे काम करता है ये बताइए, क्योंकि जैसे चोर जो होता है ना, जैसे वही लक्की हुए सबने देखी है, तो बंटी सुपर चोर था ही। वो जब किसी जो सिद्धहस्त चोर है वो कोई चीज़ जब चुराता है तो ऐसा कॉन्फिडेंटली चुराता है जैसे वो चीज़ अगर सड़क पर है और वल्नरेबल है तो उसी को बिलोंग करती है, मतलब वो बिना गिल्ट के। बंटी चोर से मैं कई बार मिला था, ठीक है, और उसके साथ बड़े लंबे वक्त गुजारे। मैंने उसका इंटरव्यू भी किया, शो भी किया, कहानी भी सुनाई, और वैसे ही मुझे वो कैरेक्टर बड़ा अच्छा लगता है और आदमी बहुत अच्छा है वो। मतलब अगर आप उसका हटा दें उसके बंटी के आगे से चोर, तो आपको बहुत प्यारा लगेगा। तो उससे मैंने ये पूछा था जो आपने भी पूछा, तो उसका जवाब जो था ना, मुझे लगा कि ये बेस्ट जवाब था। उसने कहा कि यार देखो, कोई भी काम करो ना, कॉन्फिडेंस हो तभी करो, वरना मत करना। अगर तुम कंफ्यूज रहोगे कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा तो उसको तो बिल्कुल मत करना, बस ये सोचना कि हो जाएगा। तो उसने कहा कि इसीलिए मैं हमेशा ये मान के चलता था कि ये मैं करूँगा तो 100% करूँगा, लेकिन हाँ उसके लिए जैसे वो उसने एग्जांपल दिया कि जैसे आप तैयारी करते हो ना अपने शो की, अपनी स्क्रिप्ट लिखते हो, तो हम भी तैयारी करते हैं और हर चोर तैयारी करता है। पहले की हमें चुनना है कि कौन सी स्टोरी लेनी है, यानी कौन सा घर लेना है, उस घर में कौन कौन है ये भी पता करना, कितने कैरेक्टर हैं, आसपास में क्या है। अब नई मुसीबत आ गई, पहले नहीं थी सीसीटीवी कैमरे के बारे में, तो फिर और टाइमिंग। अच्छा, इन लोगों को ये है कि चोरी का जो सबसे आइडियल टाइम होता है ना, ये मैंने इसके अलावा भी कई चोर से सुना है, इंसान को सबसे जो अच्छी और प्यारी नींद आती है वो होता है सुबह 3 से 5 के दरमियान, जब आपकी कई बार नींद खुलती है, टूटती है, लेकिन ये वो टाइम है जब रात ढल रही और सुबह होने वाली है, वो बेस्ट नींद का टाइम होता है। और ये इनके चोरी का टाइम खासतौर पर इसका वही होता था। उस वक्त आदमी इतने ज़्यादा उसमें होता है कि मतलब इसकी तो 1-2 चोरी ऐसी हुई थी कि ये गया, वो लेटी हुई एक लेडी, उसके पास कीमती कुछ रखा हुआ था, इसने उठाया, वो जाग गई, और ये घबराया नहीं। कॉन्फिडेंस का आलम ये है कि उसने बोला गुड मॉर्निंग मैम, और वो भी गुड मॉर्निंग नींद में, सोची पता नहीं क्या है, और वो सामान लेके बाद एक को तो उसने उठा भी को बोल दिया, एक को उठिए। एक घर से तो उसने सामान पूरा उठाया, अचानक उसने देखा अब गार्ड आ गया सामने। अब वहाँ पे भी कि सुबह सुबह यही 5 बजे के आसपास का टाइम है, और वो म्यूज़िक सिस्टम था, गार्ड आ गया और कंधे पे भी इसने कुछ टांग रखा था चोरी का, उसी कोठी से। तो गार्ड को देखते ही अचानक कहता है, गार्ड उसको देख के मतलब हैरान कि ये सुबह सुबह कौन, और ये उसको देखते ही सेकंड में अपना वो बदलता और कहता है, खड़े खड़े मुंह देख रहे हो, मदद करो, मैडम का सामान है, रिपेयर के लिए जाना है। गार्ड जी साहब उठा के उसके बाद बाहर गाड़ी में। उन्होंने एक को उठने भी बोल दिया था। वो खटखट की आवाज़ आई तो वो उठ गई, कौन है, उसने कहा उठिए 8 बज गए, तो वो सो गई। जब ये पकड़ा, इसके सारे सामान मिले थे फर्स्ट टाइम, दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो सामान को डिस्प्ले किया था, तो सिर्फ मतलब इसको जब लाया था ना, तो ये अपने आप दिल्ली पहली बार देखा था मैंने किसी ऐसे क्रिमिनल को, जो पुलिस वाले उसको निहार रहे थे कि यार ये बंदा क्या है। मतलब अच्छा होता है ना कि पुलिस का भी होता है, एक
प्रशंसात्मक भाव तो आ ही जाता एक है। रेपिस्ट है, एक कातिल है, तो उसको लेके नजरिया अलग होता है। एक होता है ना चोर, तो पुलिस वाले समझते हैं अरे यार ये मुन्ना है, मतलब वो वाले टाइप है, चलो ठीक है, चोरी कर लिया, कोई बहुत बड़ा पाप नहीं किया। हाँ, किसी की हत्या और नहीं लेकिन इसकी कहानियां इतनी मीडिया में थी कि हीरो बन चुका था। की, स्किल की वजह से। एक ऐसे घर में चोरी की थी जिसमें नहीं करना चाहिए था उसको। तो कॉन्फिडेंस, उससे मैंने ये सीखा, आप कुछ भी काम कर रहे हो हमेशा कॉन्फिडेंट होना चाहिए आप। ऐसे कभी कभी ऐसे जो हम लोग यहाँ तीन ताल में बिजार स्टोरीज पे बात करते हैं, अजीबोगरीब खबरों पे भी, क्राइम में भी कभी कभी बहुत अजीब खबर आती है। जैसे गांव में एक जगह बारात आई थी, तो वहाँ वो दहेज का सामान देने के लिए कार खड़ी हुई थी, सब लोग व्यस्त थे अपने अंदर अपने कार्यक्रम में, तो चोर आए तो उसके चारों चक्के निकाल के ईंट पे गाड़ी खड़ी करके चले गए। ये तो जामा मस्जिद के पास अभी भी होता है, मैं वही बोलने जाता, फिर कुछ सोच के रुक गया था। उसी को वापस बेचते भी। वहाँ तो काट आप देते गाड़ी हैं। लेकर गए, गाड़ी पार्क कर दी, उसके बाद थोड़ी देर के बाद चले गए आप आए, करीम। आपने देखा कि हाँ खाना वाना करीम खा कर आ गया, एक पहिया गायब। ठीक है, अब आप क्या करेंगे उस आलम में? तो अचानक 2-3 लड़के आ जाएं, क्या हुआ साहब? और यार ये पहिया किसी ने चला गया। अरे ये आप यहाँ क्यों गाड़ी खड़े हैं, ये तो ऐसे ही लोग हैं ये वो। तो लगता है कि कैसे जाऊँगा? तो बोला है 1-2 दुकान में ढूंढता हूँ। उसके बाद वो जाएगा, वो आएगा, एक फिर गाड़ी देखेगा, पहिया देखेगा, बोला ठीक है इतने पैसे। अब वो मरता क्या नहीं करता, लगा दो। अब आया उसने उसी का पहिया उसी को लगा। ये बंदा को पता भी है, तो बोल भी देता है ये तो मेरा पहिया लग रहा है। कहता है तो फिर आई डोंट नो क्या कर सकते हैं, पैसे तो देने ही पड़ेंगे। 4 नहीं करते जामा मस्जिद में, ये बात है। कभी कभी 4 भी किया उन्होंने। ये सब कुछ वहीं पे होता है जहाँ पे ये जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ आती है ना, 50 मीटर की दूरी पे जामा मस्जिद पुलिस स्टेशन है। अच्छा, ये और वो जो बाय द वे चढ़ाते भी हैं। इंतजार करते हैं उसके आने का कि करीम से पूरा खा के निहारी वारे निकलेगा एकदम। आते कहते तेरे की ये क्या हुआ ऐसे कि उसको पता नहीं चलेगा। बहुत मजे लेते हैं लोग। ये जो चोर बाजार का कॉन्सेप्ट है, मतलब सब जगह हम सुनते हैं कि वहाँ पे एक चोर बाजार है, कहा लाल किले के सामने चोर बाजार लगता है। मतलब ये तो एक तरह से चोरी का सामान बिक रहा है, तो इलीगल है। जब लोगों को पता है, पुलिस वालों को नहीं पता होता क्या उस पर कुछ? तो लाल किले के पीछे वाला बंद हो गया सर। बंद हो गया है, बट लगा करता था। बचपन में मैंने बहुत सामान खरीदा वहाँ से। मैंने कैमरा नहीं, पर वो खरीदा, कैसे मैंने चल बैग पाता खरीदा। है? मैंने भी इलेक्ट्रॉनिक्स वहां से खरीदे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदा सस्ता। स्टीरियो खरीदा है वहां से। एक्चुअली उसको चोर मार्केट तो हम लोग उस नाम से जानते हैं ना। उसमें सब कुछ चोरी का नहीं होता था भाई। कागज पर, हाँ वो पुराने भी होते थे। जैसे एक होता ना कि किसी बहुत सारे आप जीन्स, जैकेट, शूज, ये भी सब मिलता था। तो ये भी होता था कि यार कुछ एम्बेसी के पुराने जो शिफ्ट हो रहे हैं, तो उनका सामान नीलाम हो गया, यहाँ बिक रहा है, उसी में चोरी का भी चला जाता था। लेकिन उस चोर मार्केट से बहुत लोगों का भला हुआ। मतलब जो चीज़ें अच्छे अच्छे ब्रांड की इतनी सस्ती और कहीं नहीं मिल सकती थी। और ख़ासतौर पर उसका अट्रैक्शन था, तब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, मुझे मालूम है सारे DU के लड़के संडे वहीं पहुंचते थे। 12:30 वाला पास तो था ही, DTC का स्टूडेंट पास। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है वो, तो जितना जल्दी पहुंचेंगे माल उतना। तो एक बात देखो क्या होता है सर, मैं आपको बेचूं रोलेक्स 5,000 रुपये में, तो आप कहोगे नकली है, मैं कहूँगा चोरी का है, तो आप ले खरीद लो, क्योंकि आपको यकीन हो जाएगा क्या। आप ये अभी भी आनंद विहार या ISBT अड्डे पे आप जाएंगे तो आपके बगल में वो आएगा, ऐसे थोड़ा छुपा के दिखाएगा, रेबैन है सर, अभी फैक्ट्री आउटलेट से कर लो। बहुत धीमे से आपसे फुसफुसाते हुए बात करता है और वो आपको लगता है कि यार ओरिजिनली हो। सर आपके कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने होते हैं ना क्राइम रिपोर्टर्स के, जिसमें कुछ पुलिस वाले भी होते हैं, उसमें जोक्स आते हैं कभी चोर पुलिस वाले? अरे बहुत सारे जोक्स आते हैं। एक आध याद है कोई? जैसे वो है कि घर में चोर, मतलब एक बार पुलिस वाले ने चोर से पूछा कि यार घर में मालिक मौजूद है, फिर भी तूने चोरी कैसे कर ली उनके सामने? तो कहता है कि सर आप बाल बच्चेदार आदमी हो, आप जान के क्या करोगे, आपको तो सैलरी मिलती है। नहीं, एक था कि एक डबल मर्डर हो गया साउथ दिल्ली में। तो एक घर में 2 लाश पड़ी हुई है। बीट अफसर सबसे पहले पहुंचा, उसने दोनों लाश देखी, वॉकी टॉकी उठाया और अपने साहब को मैसेज दे रहा है कि साहब जी ये GK 147 पहली मंजिल पर जी 2 मरी हुई डेड बॉडी पड़ी हुई है। बस इतना ही था। एक अभी था ग्रुप में, एक बड़ी अच्छी कहानी, रियल स्टोरी थी ये,
बिना नाम लिए। एक यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर साहब ज्वाइन हुए और ये हुआ कि उन्होंने देखा कि यार बहुत इनकाउंटर चल रहा है, मुझे भी इनकाउंटर करूँगा तो आउट ऑफ प्रमोशन भी होगा, थोड़ा नाम भी होगा, लगेगा दब्बू अब्बू होनी। तो फिर उन्होंने तय किया कि इनकाउंटर करना है। तब सारे 2-4 अपने तैयार किया कि भाई करना है तो फिर किसको करें। तो पता चला कि एक यहाँ का घोषित अपराधी था, वो जेल में था, अभी बेल पे बाहर आया हुआ है, तो इसी को ठोक देते हैं। तो कहा हाँ, उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड अच्छे खासे हैं, शक भी नहीं होगा, ही वाहवाही भी होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब कैसे करना है। तो ये हुआ कि उसको बुलाते हैं, पूछताछ करते हैं और उसके बाद उसको ठोक देंगे। लेकिन कैसे, अभी तो बेल पे है तो कुछ क्राइम तो किया नहीं है। तो क्या, मोटरसाइकिल लुटवाते हैं पहले। अब हुआ कि मोटरसाइकिल लूटो, तो पुलिस वाला ही शाम के टाइम में, अंधेरा हो रहा है, सादी वर्दी में सड़क के किनारे पहुंचा और एक आदमी जा रहा था मोटरसाइकिल पर, उसने उसकी मोटरसाइकिल गन पॉइंट पे लूटा और उसको भगाया, लेके मोटरसाइकिल चला गया और अब आ गया थाने। अब बैठे में ऐसा कि मोटरसाइकिल आ गई, इन्होंने छुपा दिया मोटरसाइकिल कि अब वो आएगा, रिपोर्ट लिखाएगा और उसके बाद सीधे उसको उठाएंगे और उसको उठा के ठोक देंगे। अभी थाने में बैठे में रिपोर्ट ही लिखाने नहीं आ रहा है, पूरी रात बीत गई, नहीं आया, अगले दिन आ गया। अब इंस्पेक्टर साहब को है कि सारा इनकाउंटर करना है, ये इतना लेट क्यों कर रहा है, क्योंकि एफआईआर तो कोई लिखे ना कि मोटरसाइकिल चोरी हुई है। तो दूसरा दिन भी निकल गया, वो रिपोर्ट लिखाने नहीं आते। इंस्पेक्टर को आ गया गुस्सा, उसने कहा यार वो कैसा पागल आदमी है। उसने कहा जाके पता करो कहाँ रहता है। अब वो गांव था छोटा सा, वो गए, भाई कौन है ये, तो वो मिला, बोला भाई तुम्हारी मोटरसाइकिल वाली किसी ने छीन ली। बोला हाँ साहब, लूट लिया उसने। तो तुम रिपोर्ट लिखाने नहीं आए। बोला अरे मैं तो वैसे ही उससे पीछा छुड़ाना चाह रहा था, मैं तो बेचने के चक्कर में था, वो वैसा ही नहीं दे रहा था और वो खर्चा इतना मांग रहा है कि मैंने कहा भला छूटी। कह रहा ऐसे कैसे, लूटी है ये तो क्राइम है, तुमको रिपोर्ट ले। बोला नहीं साहब, हम तो उससे पीछा छोड़ा ना, पुलिस के चक्कर में तो पड़ना नहीं है। बोला नहीं तुमको लिखना पड़ेगा, रिपोर्ट लिखाओ, नहीं तो ये भी जुर्म है। तो बोला अच्छा। तो ज़बरदस्ती पुलिस वाले पकड़ के उसको लगा थाने की, चलो रिपोर्ट लिखो। अब वो थाने ले गए रिपोर्ट लिखाने, रिपोर्ट लिखाया और उसके बाद उसको भेज दिया। उसका फिर उसको अगले दिन बुलाया कि थाने आ जाओ। अब उन्होंने उसी क्रिमिनल को बैठा रखा है थाने में, सिर्फ शिनाख्त कराने के लिए। बोले आए, बोले देखो पकड़ लिया हमने तुम्हारे चोर को जो छीना था। बोला अरे साहब बताइए कौन। तो उसने कहा वो देखो थाने के अंदर कोने में बेंच पे बैठा हुआ, वही जिसको इनको इनकाउंटर करना है। बोला नहीं साहब ये तो है ही नहीं। बोला अरे यही है, तुमको गलतफहमी है। बोला नहीं है। तभी एक बंदा गुजरा, एक पुलिस वाला वर्दी में, जैसे इसने देखा बोला अरे साहब वो नहीं है, ये था। अब वो पुलिस वाले की तरफ कह रहा है अबे पागल ये पुलिस वाला है। कह रहा नहीं, मुझे याद है उस दिन शक्ल देखी थी मैंने, उसकी ऐसी मूछें थी, ये बाल छोटे थे, ये इस बंदे ने नहीं लूटा, इसने लूटा है पुलिस वाले ने। अब वो कहता रह गया। फिर ये हुआ कि हटाओ इसको ठोक ही देते हैं। लेकिन फिर उसके लोगों ने समझाया कि विटनेस ये है, मोटरसाइकिल इसकी है और ये पहचान रहा कि पुलिस वाले को अगर कल को मीडिया आई इनकाउंटर के बाद तो ये होगा कि भाई मोटरसाइकिल लूटी, तो इसका भी इंटरव्यू होगा। और गलती से ये कह दे कि इसने नहीं पुलिस वाले ने लूटा है तो पूरा थाना सस्पेंड हो जाएगा। इस चक्कर में फिर एसएचओ ने कहा कि सुन कैंसिल, तू अपना बेल कैंसिल करा, वापस लौट जा, तेरा नसीब अच्छा। क्या पता वो उसने पहले ही सेट कर लिया हो और भी ज़्यादा शातिर अपराधी हो कि गवाह। कमाल का वो था जिसका मोटरसाइकिल। हाँ। मैंने पूछा कि पुलिस वाले ने चोर से तुम चोरी क्यों करते हो। बोले जी मैं आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए चोरी करता हूँ। बोले क्या मतलब। बोले मैं चोरी नहीं करूँगा तो फिर आपका वजूद क्या है, आप काम क्या करोगे, कौन हो आप। तो वो तो है। हाँ, हम जैसे क्राइम रिपोर्टर का क्या होगा। तो 3 ताल में अब बारी है बिजार खबरों की। साडा जीवन रुच्चू बाजार में पहली खबर अमेरिका से आई है। कैलिफोर्निया में रहती हैं 40 साल की महिला और उनका एक अजीब सा शौक सामने आया है। 10 साल से वो खून पी रही हैं और उनका कहना है कि वो अब इस आदत को छोड़ नहीं सकती और अब सिर्फ जानवरों का नहीं, इंसानों का भी खून उनको अच्छा लगता है और वो उसको पीती रहेंगी। एक अखबार है द सन, उसकी ये रिपोर्ट है। मिशेल नाम की ये महिला रोज़ाना खून पीती हैं और टीनेज से ही उन्होंने जानवरों का खून पीना शुरू कर दिया था, लेकिन इंसान का उनको ज़्यादा पसंद है, ये उन्होंने चॉइस बताई है। उनका कहना है कि इंसान का विश्वसनीय खून, रिलायबल ऐसे खून हासिल करना ऑथेंटिक आसान भी नहीं है और वो खून को कॉफ़ी में बूस्टर की तरह डाल करके पीती हैं। वो खून पीती हैं पर ख़ुद को वैम्पायर कहने से इनकार करती हैं और 2013 में एक टीवी शो में माय स्ट्रेंज एडिक्शन के दौरान उन्होंने इस आदत का खुलासा किया था। तो उन्होंने कहा कि कच्ची उम्र में लत लग गई,
आप छोड़ नहीं सकती, और इस आदत को लेकर लोग जज करते हैं और गलत समझते हैं क्योंकि ये अनयूजुअल है, थोड़ा असामान्य है। तो उन्हें खून के घूंट पीना, हालांकि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, वरना तो एक दूसरा फैक्ट ये है कि हम इंसान तो सदियों से एक दूसरे का खून पीते आए हैं। हाँ, बट ये है कि वो कप में पी रही हैं। धर्मेंद्र जो है वो एक जानवर का बोलते हैं, कुत्ते मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा टाइप। हाँ, कुत्ते वैसे हुए अपना खून खूब पीते हैं। कुत्ते हड्डियों के बड़े शौकीन होते हैं। उसका कारण यही होता है कि हड्डी जो है ना नुकीली हो जाती है टूटने के बाद, तो उनके मुंह में ही वो पंक्चर कर देती है, तो अच्छा, तो जूसी हो जाता है बिल्कुल मामला। ओके। तो इसको बहुत मजा आता है कुत्ते को, और खूब मजे ले रहा था, उसका अपना ही खून होता है। तभी तक इन्होंने इंसानों को मिला कि नहीं मिला है? इनका कहना है कि इनको मिला है, बस ऑथेंटिक खोजना बड़ा मुश्किल है। ब्लड बैंक से तो मिल सकता है आसानी से, पैसे देकर। कुछ उसमें वही पता नहीं कानून भी बीच में नहीं आएगा। हाँ, कुछ ऐसा जुगाड़ तो किया होगा। अपना ही ब्लड डोनेट करके अपना ही ब्लड वापस ले लें। और पैक में लेती हैं, ये थोड़ा मुझे कप वप में लेती हैं वो। ऐसे तो आदमी को बचपन में क्या होता था, हमारे हाथ कट जाता था ना, हाँ, वो मुंह में डाल लेते तो तुरंत। वो तो बड़ा हर एक का होता था। हाँ, और टेस्ट अच्छा है। हाँ, थोड़ा एक खट्टापन सा। तो मुझे लगता है कि लोहा और हम सब वाले ने जो बचपन का कसैला गुजारा है, नमक। उस सबने अपना खून तो जरूर पिया है। हाँ, तो आप बता रहे थे ना पिछली बार एक कॉकटेल है वाइट रशियन, इनका वाला जो है कॉफ़ी में, ये इसको ब्लडी मेरी कह सकते हैं। हाँ, वैसे ब्लडी जिसकी भी हो, पर ब्लडी तो है। ऐसे वैसे बहुत सारे केस भी तो अक्सर इस तरह के साइको क्रिमिनल केसेस भी आते रहते हैं सामने कि आदमखोर वाले तो बहुत सारे आए हैं, लेकिन ये मतलब ये तो हाँ डिफरेंट केस है। हाँ, खून चूसने वाला जो है मामला, मच्छर चूसता है, खटमल चूसता है। खूनी प्यास। वकील और डॉक्टरों के बारे में भी कहा जाता है कि सभी हैं, किसी एक दो को क्यों। अमेरिका में अभी रिसेंटली कैलिफोर्निया में गरीबी की हालत देखो। एक आदमी का पैर ट्रेन से कट गया, तो वहाँ पे एक होमलेस था, वो पैर ले गया खाने के लिए। वो पकड़ा गया, उसने सोचा कि चलो रोस्ट करके आज टंगड़ी। सुपर पावर है। देख, एक वो दूसरी एक और बिजार खबर जो वो आई, आपने देखी कि 500 के नोट हैं और एक सज्जन उसमें लेटे हुए हैं। और जैसे ही आमतौर पर किसी फिल्म का अगर आप पोस्टर बनवाएंगे ना, जनरली कुछ फिल्मों के हैं भी इस तरह के पोस्टर्स जिसमें रैग्स टू रिचेस टाइप की कहानी होती है, तो वो 500 के नोटों के बीच लेटे हुए हैं। उनका नाम, उनके बदन पे सिर्फ लुंगी है और पूरा बदन ढका हुआ है नोटों से, आंखें बंद है। फिर ये कहा गया कि ये तस्वीर जो है असम में बीजेपी का जो सहयोगी दल है UPPL, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल, उसके एक सदस्य की है। फिर बाद में UPPL ने सफाई दी कि ये जो है बंदा अब पार्टी का मेंबर नहीं है, इससे काफ़ी पहले ही हम जो है नाता तोड़ चुके हैं। पर ये जो विचार है कि बहुत सारी गड्डियाँ आ जाएं, आपको याद है पहले जब हिंदी फिल्मों में रेड दिखाई जाती थी तो बिस्तर उठाते थे, और बिस्तर नोटों का बिस्तर एक मेटाफर है। हाँ, है ना, कि बहुत सारे लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं अपना। इन्होंने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड तो नहीं भुनवा लिया था? हो सकता है बॉन्ड अभी भुनवाया हो। हाँ, बॉन्ड भी आपके अकाउंट में जा सकता है, पर मैं ना चाहता हूँ उतना ही पैसा आया। ये ईडी को पहला चैलेंज मिला है वैसे आसाम से। हाँ, एक अभी वो भी आया है वॉशिंग मशीन में। हाँ, प्रॉपर लॉन्ड्रिंग हो रही थी वहाँ पे। तो वो मैं चाहता हूँ जितना पैसा इसके पास था ना, उतना ही चाहता हूँ मैं। उस पैसे से मैं एक नाइट सूट खरीदूंगा और बढ़िया मैट्रेस, फिर उस पर लेटूंगा, फिर फोटो खिंचाऊंगा लुंगी में, नोट पे ही। कितना अनकंफर्टेबल होता होगा। और आजकल के 500 वाले नोट इतने मैले, बैक्टीरिया उसमें टॉयलेट से ज़्यादा, बोलते हैं टॉयलेट सीट से ज़्यादा बैक्टीरिया होता है उसमें। नोट छू लो तो आदमी को अल्कोहल से हाथ साफ करना पड़ता है। उस नोट पे सो रहा है बंदा। तो इसीलिए तो अब नोट की जरूरत नहीं ना, अब तो डिजिटल करेंसी। हाँ, पेटीएम पे सो जाओ। पेटीएम खुद सो गया। पेटीएम खुद सो गया। हाँ। लेकिन ये वैसे जो शादी जब होती है उसमें नोटों की माला पहनाई जाती है। उत्तर प्रदेश की एक नेत्री ने पहनी भी थी, बड़ा विवाद भी हुआ मायावती ने। ये एक दबी हुई इच्छा तो है कि नोट इस तरह से प्रदर्शित किए जाएं कि आभूषण हैं, या इतने हैं कि हुजरे में रखे हुए हैं, मेज़ पर ऐसे पड़े हुए हैं, हम उस पर बैठे हैं। स्लम डॉग मिलेनियर का जो कैरेक्टर है उसको दिखाया गया कि वो बाथ टब में नोटों की गड्डियाँ डाल करके उसमें लेट जाता है
तो वो मतलब ये दबी एक इच्छा तेलगी तो है। अपेरेंटली इसी कॉन्टेस्ट में चला गया कि कौन कितने नोट उड़ा सकता है, और उसी से नजर में आ गया और उसकी जिंदगी तबाह हो गई। एक वो था ना आपके बहुत बड़ा ड्रग माफिया पाब्लो एस्कोबार, उसके बारे में तो है, उसने सिर्फ नोट जला के तापे थे। आग तापे थे अपनी बेटी और उसको गर्मी पहुंचाने के लिए, कई करोड़ों रुपए जला डाले। शौक बड़ी चीज़ है सर। इतने नोट हो जाएं अपने, वैसे कभी आप सोचते हैं मतलब इतने नोट हो जाएं अगर जितने उनके पास थे तो अपन क्या करेंगे? ताउन ने यहाँ नहीं बैठता सर। नोट पे एक बात लेकिन देखना, नोट पे कहीं लिखा और होता होते है ना हम लोग इस वक्त। कि मैं धारक को वचन देता हूँ, कुछ कुछ लिखा होता है। हाँ हाँ, सिग्नेचर किसका होता है? गवर्नर का, आरबीआई। क्यों? नेताओं पे लोगों को विश्वास ही नहीं है, कितना भी बड़ा नेता हो बॉस। लेकिन प्रधानमंत्री वित्त मंत्री लिख दे तो फिर नहीं। इकलौते थे जो फिर देश के प्रधानमंत्री बन गए। हाँ, मनमोहन सिंह। फिर किसी ने यकीन नहीं किया उन फिर नहीं किया। हाँ, जब तक वो आरबीआई नोट भी बाहर चले गए, रघुराजन वाले आ गए कि इस आदमी का कोई भरोसा नहीं। तो बहुत ही रघुराजन खराब के भी बाहर हो गए होंगे। हाँ, वो भी पलट गया ना, हो गए, वो भी पलट चेंज हो गए सारे। नहीं, नोट बैन में चले गए ना वो वाले तो। अच्छा अच्छा, रघुराम राजन वाले तो चले गए। जो नोट गिनने के लिए जनरली छोटी गड्डी है तो लोग अपने सलाइवा का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ प्रोफेशनलिज्म से ऐसे काम होता है, ज़्यादा बड़े आवाजाही होती है, वहाँ वो एक स्पंज में गीला करके रखते थे ना, कटोरी एक स्टील की। अब वो स्पंज गायब हो गया, अब तो मशीनों ने जगह अब तो ली। मशीन तो आ गई। मशीनें आ गई, बट हाँ वो भी एक मेमोरी तो है। फर होता है एकदम। ईडी उस मशीन का इस्तेमाल करती है और उसके बाद जो कैश सबसे मिलता है ज्यादा उससे वैसी ईडी मशीनें बैंक के बाद ईडी के पास ही है। ऐसे सरकारी बाबू भी लोग भी रखते हैं कुछ, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर टाइप लग गए हिंदी पट्टी के इलाकों में, तो साउथ में तो खैर नेता लोग खुद ही रखते हैं। ठीक है, अपन अब जल्दी से आज की जो प्रतिक्रियाएं, चिट्ठियां हैं, उनको मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूं। नीतीश भारद्वाज ने यूट्यूब पे हमें कमेंट किया है कि मोगली शुक्ला जी, आपके दादाजी के पत्र को सुनकर आंखें भर गई। हमारी भी स्कूल की पढ़ाई उन्नाव में हुई है। आप अपने काम में खूब सफल होंगे और हमें यकीन है कि आपके दादाजी को और हमको आप सभी पर गर्व है। प्रभांशु लिख रहे हैं कि ताऊ को प्रणाम, खानचा को नमस्कार और सरदार को जयराम जी की। तथाकथित सफल जीवन के किसी मोड़ पर घर, परिवार और दोस्तों से दूर रहने पर व्यक्ति अकेला हो जाता है। ऐसे में उसे अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें या बकैती करने की सहूलियत भी नहीं होती। ऐसे लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने में भी आपकी भूमिका की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। आपकी बदकही के दौरान आपके हर विचार से सहमत तो नहीं रहता, लेकिन विचार व्यक्त करने का तरीका अद्भुत और अद्वितीय है। भारत में किसी वैचारिक आंदोलन की चिंगारी इसी 3 ताल से निकलेगी, ऐसा मुझे महसूस होता है, इसलिए आप रुकिएगा मत। कुलदीप, आप छोटे भाई जैसे हैं, युवा हैं, आप पर जिम्मेदारी ज़्यादा है। बाकी बातें अगले पत्र में। सुब्रत ने लिखा है कि ये किसी भी यूट्यूब वीडियो पर मेरा पहला कमेंट है। सरदार तक एक संदेश भेजना चाहता हूँ कि 3 ताल के हर एपिसोड में शुरू में बोले जाने वाला मोनोलॉग मेरा फेवरेट है। केशव जी के लिए तालियां, सरदार के लिए 2 किलो दशहरी आम समय आने पर। ताऊ और खानचा को चरण स्पर्श। डॉक्टर सुब्रत दीक्षित, देवरिया, उत्तर प्रदेश से। और जो चिट्ठियाँ ईमेल पर और व्हाट्सएप पे प्राप्त हुई हैं उसमें पहली है शुभ शर्मा की। नमस्ते ताऊ जी, सरदार भैया और खानचा। मेरा नाम शुभ शर्मा है, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ। उत्तर प्रदेश के बलिया से हूँ। पिछले 11 साल से दिल्ली में हूँ, पर स्कूल और कॉलेज बीच बीच में मेरा गांव आना जाना लगा रहता है, जैसे साल में 3-4 बार। 3 ताल की आदत अब मुझे भी हो गई है, 3 महीने से सुन रहा हूँ। 3 ताल मेरे लिए वैसा ही है जैसे पीके के लिए उसका रिमोटवा था। मैं हमेशा कॉलेज जाते हुए 3 ताल सुनता हूँ मेट्रो में, और पूरे रास्ते खानचा के किस्से, ताऊ के व्यंग और सरदार भैया आपके जोक सुनकर हल्का हल्का मुस्कुराता रहता हूँ। फिलहाल तो होली के उपलक्ष्य में आया था गांव, अब 30 को वापसी है। अब फिर से शहरी रूटीन में आ जाऊंगा। मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट बहुत ज़रूरी है उन सभी के लिए जो शहर में आकर अपना फेक परिचय देते हैं कि हम तो दिल्ली से ही हैं, किसने बोला कि बिहारी हूँ या यूपी से हूँ। उन लोगों को ये याद रखना होगा कि कभी भी अपने गांव या संस्कृति को भूलना या नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं खानचा और ताऊ जी के 85% किस्सों से इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि मैंने गांव और शहर दोनों की ज़िंदगी जी है। मुझे दिल से बहुत खुशी होती है ये पॉडकास्ट सुनकर, जिसमें जोक्स, ज्ञान, सोशल स्किल्स, ह्यूमर सब कुछ है। जय हो, जय हो, जय हो। शुभ, हाँ शुभ, पहली बार लिखा है शायद इन्होंने, तो लिखते रहिए शुभ।
अगली चिट्ठी है देवजी पटेल की मुंबई से। ताऊ, सरदार, खांचा, बाबा, सभी तीन तालियों को जय हो। मूलतः गुजराती भाषी हूँ, पिछले कुछ दिनों से तीन ताल सुन रहा हूँ। इसके पहले कोई हिंदी पॉडकास्ट नहीं सुना, पर तीन ताल की लत लग गई। खासकर ताऊ, बाबा और खांचा को सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि बैठे बैठे गप्पे मार रहे हैं। सरदार का तो कहना ही क्या, ये पॉडकास्ट हम मुंबई वालों को ये सिखाता है कि फुर्सत में बैठकर इस तरह की बातें भी की जा सकती हैं। मैं पिछले 50 साल से मुंबई में रहता हूँ और कभी इस तरह बैठकर बातें नहीं की, और लगता है कि शायद बहुत कुछ खो दिया, शायद तीन ताल से भरपाई हो जाए। एक दोस्त ने तीन ताल के लिंक भेजी थी, मैंने 10 लोगों को भेज दी है। गुजराती भाषी होने की वजह से हिंदी कमज़ोर है, क्षमा कीजिएगा। देवजी पटेल। अरे बढ़िया है देवजी पटेल, क्या बात कर रहे फर्स्ट क्लास एकदम। देव पटेल की पिक्चर आ रही है, मंकी मैन। मंकी मैन ताऊ ही होता है। देवजी पटेल की हिंदी अच्छी है। हाँ, ये सर्टिफाइड हो गया। अगली मूलतः से चिट्ठी शुरू पर करते ये हैं। है, वैसे मुंबई में थोड़ा अड्डेबाजी का कल्चर थोड़ा कम है, जैसे नॉर्थ इंडिया में जिस तरह का है ना कि घर भी जाना होता है ना वक्त। थोड़ा ज़्यादा, चूँकि ट्रैफिक में ज़्यादा समय लगता है तो समय को लेकर के अहमियत और उसका वो थोड़ा ज़्यादा है। जो लोकल ट्रेन उसी में गप्पे हो जाती हैं, जितने देर तक का सफ़र है। वही। आदित्य वर्मा की दरभंगा बिहार से चिट्ठी आई है। डियर तीन ताल और उसके यार दोस्त, आपके साथ चौथे खत तक बात पहुंच गई है। इतना तो न किसी रिश्तेदार, न प्रेमिका, न प्रधानाचार्य को लिखा था। बीते कुछ एपिसोड्स में प्रेम का बहुत जिक्र हुआ। एक कहानी। शहर दरभंगा, कक्षा 12वीं, हमारे कुल 4 ट्यूशन लगे हुए थे, 2 असली 2 मनगढ़ंत। ये कहानी 5वीं की है। एक पूरी कॉलोनी है जिसका नाम है प्रोफेसर्स कॉलोनी, बिल्कुल पोखर के समीप। इस मोहल्ले ने कई लड़कों को शाहरुख सलमान होने का खूबसूरत छल दिया है। पढ़ाई लिखाई से लेकर CBSE, बिहार बोर्ड टाइप गुंडागर्दी सब होती थी यहाँ। सब अपने कहानी के मेन लीड थे और हम भी भिन्न नहीं थे इस क्राउड सीन में। ये 5वां ट्यूशन सेंटर शहर के मशहूर केमिस्ट्री के टीचर का था। अक्सर मैं और मेरे आवारा दोस्त इस कोचिंग सेंटर की छत या सामने वाले मैदान में होते थे, क्योंकि बाकी के दोस्त अंदर पढ़ रहे होते थे। कांड यहीं हुआ था। कहानी के 4 पात्र, नाम काल्पनिक रख रहा हूँ। पहला पात्र मैं, दूसरा मासूम लेकिन मजबूत घर से आने वाला जतिन। जतिन मोहल्ले का मूल निवासी था। आवारागर्दी करते करते जान पहचान हो गई थी, साथ ही रहता था। तीसरी पात्र है भव्या, मेरे स्कूल की दोस्त। और चौथा है विशाल, जो भव्या से तथाकथित रूप से करता था प्यार। एक दिन ट्यूशन खत्म होने के बाद जतिन ने मुझे भव्या से बात करते हुए देखा। जैसे ही मैं लौट रहा था उसने पूछा, कौन थी ये लड़की, क्या बोल रही थी? मैंने बिना सोचे समझे सार्काज़म में बोल दिया, दोस्त है, तुम्हारे प्यार में पागल हो गई है। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इस मजाक में वो बावला सच्चाई भी खोज सकता है। वो रास्ते भर तमाम क्या, क्यों, कब और कैसे पूछता रहा, और हमने वो किया जिस गिल्ट में ये ख़त लिख रहे हैं। हमने कहा कि सब बताएंगे, पहले समोसा चाट, कोल्ड ड्रिंक और एक धूम्र दंडिका की व्यवस्था करो। उसने कर दिया। मुझे भविष्य दिखने लगा। अगले 2 महीने ये कार्यक्रम हर दिन चला। हर दिन मैं और मेरे कुछ और छोटे दोस्त जतिन को नई जानकारी या प्रेम में मदद के नाम पर लूटते रहे। काफ़ी डिटेल्ड नकली कहानी बना ली थी हमने। हम आश्वस्त थे कि लड़की से बात करने वाला तो वो नहीं है, क्योंकि वो था मासूम, और भव्या किसी जतिन नाम के प्राणी को जानती भी नहीं थी। अब आता है वैलेंटाइन। ट्यूशन ख़त्म होते ही विशाल ने किया धमाका। भव्या को रोका, एक जेब से रिंग निकाली और दूसरे से सिरिंज। बोला, या तो रिंग ले ले, रिंग लेके हाँ बोल दे, या ना बोल के इसी सिरिंज से जहर लगा दे। बाद में पता चला कि जहर तो उसमें था भी नहीं। खैर, हम हंस रहे थे दूर से, तभी विशाल को एक झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ता है। अपने मोहल्ले के दोस्तों के साथ जतिन ने हमला बोल दिया था। अपनी प्रेमिका पर ऐसा आघात देखकर कोई चुप थोड़ी रहेगा। काफ़ी लड़ाई हुई, लड़की गई भाग। दोनों पार्टियों को काफ़ी चोट लगी, शारीरिक भी। अगले दिन मैंने जतिन को बता दिया कि भव्या को गुंडे टाइप के लड़के पसंद नहीं हैं, अब शायद वो तुमसे कभी दोबारा प्यार नहीं कर पाएगी। वैसे तो मैंने इन सब से माफ़ी मांग ली है पर 12 साल बाद इन सब से पर 12 साल बाद आज भी जब भी कोई दोस्त कहता है ब्रो आई थिंक शी लाइक्स यू, तो मैं हंसता हूँ और मन ही मन इन सब से माफ़ी मांगता हूँ। भव्या की शादी किसी तीसरे से होने वाली है, ऐसा सुनने में आ रहा है। ज़्यादातर दरभंगा से, बचा खुचा आंध्र, पटियाला और दिल्ली से। आदित्य वर्मा। वाह यार, बहुत ज़बरदस्त, मज़ा ही आ गया, खुश कर दिया एकदम। क्या किस्सा है यार। खूबसूरत अंदाज में लिखते रहिए भाई, मज़ा आया। अगली चिट्ठी है रीजनेबल। ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोगों से माफ़ी मांग रहा हूँ। पुराने गिल्ट हरे कर दिए हैं। अगली चिट्ठी है रीजनेबल बैग। क्या नाम है? नमस्ते, भाषा हिंदी, अंग्रेजी और मराठी। नेम रीजनेबल बैग। रेडिट recommended it. Help to hide true identity from office colleagues during job switching. Place working in Hyderabad, from Maharashtra, district
बुल्दाना बुल्ढाना। हाँ, बुल्ढाना. Member since Gunda episode but heard many first season episodes as well. Why mail today? होली का एपिसोड सुना. एक किस्सा मेरा भी. होली में हमारे यहाँ स्पेशल खाना होता है पूरण पोली और एक डिश जिसे यस वॉर कहते हैं. यदि किसी को इसका पता है तो समझाइएगा. यस वॉर मुझे पता नहीं. साथ में होता है भजिया. तो किस्सा होता था भजिया का. मेरी आई जब भी भजिया का पहला बैच निकालती तो बच्चों को, मुझे या दो भाइयों जो भी पास में हैं, नमक टेस्ट करवाती. अब ज़रा आप ही हमारी दुविधा को समझें. गरम गरम भजिया जैसे ही जीभ पर लगाते तो हमारे टेस्ट बड काम करना बंद कर देते. लेकिन माता जी उधर हमारा वेट भी कर रही हैं कि उन्हें हरी झंडी मिले तो वो भजिया का दूसरा बैच गरम तेल में डालें. हर बार की तरह हमारा जवाब रहता सब कुछ ठीक. फॉर्चुनेटली हमेशा नमक ठीक ठाक ही रहता. बचपन में एक बात समझ में नहीं आती थी कि वाई डोंट शी टेस्ट इट हर सेल्फ. लेकिन कुछ सालों बाद खुद ही जवाब पता चला. घर के बड़े लोगों को तब तक खाना अलाउड नहीं था जब तक भगवान को नैवेद्य या प्रसाद न दिया हो. आज 33 की आयु है. बहुत साल बाद होली घर पर मनाने मिली थी. माता जी भजिए बना रही थी. मैं भी रेडी था ड्रिल के लिए. मैंने जैसे ही हाथ साफ किया भजिया उठाने को, आई ने आवाज़ लगाई, समर्थ समर्थ. मेरे भाई का 10 साल का बेटा. तब समझ में आया कि ट्रेडिशन अब नेक्स्ट जनरेशन को पास हो चुकी थी. समर्थ भी मेरी तरह 2-3 साल से जली हुई जीभ लेकर के भजिए को हरी झंडी दे रहा था. जय हो जय हो जय हो जय हो. क्या बढ़िया बढ़िया किस्से बहुत हैं. बढ़िया. 2-3 साल से जली हुई जीभ. आज मैं सोच रहा हूँ मेरी बीवी जो है वो जब भी कुछ बनाती है तो खुद, मैं कई बार बोला मैं तुम चेक कर लो, नमक वमक कहती तुम ही चेक करो. कस्टमर जो खाना जिनके लिए बन रहा है उनको बताना है. मुझे तो पता ही नहीं चलता. हाँ, मुझे टेस्ट नहीं बड समझ ही आता. हाँ, मेरे टेस्ट बड ही नहीं है. मुझे थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में खाना पड़ता है तब मैं थोड़ा बताता हूँ. ये नहीं एक और खा के बताओ समझ नहीं आता. और नमक पे ना पूरा देश कभी भी इकट्ठा नहीं हो पाया. नहीं हाँ, किसी को कम लगता है, किसी को ज़्यादा लगता है. बिल्कुल. तो है. तो यू कांट से कि हाँ ठीक है या ज़्यादा है या कम है, क्योंकि आपने बोला कि ज़्यादा है, बाकी लोग बोल रहे नमक देना एक्स्ट्रा. नमक तो है नहीं इसमें. किसने टेस्ट किया था? बहुत लफड़ा है. अगली चिट्ठी है शिवकांत की करहल से, जिसका जिक्र पिछली बार भी हुआ था. मैनपुरी के पास की विधानसभा जहाँ से अभी अखिलेश यादव विधायक है. जय हो जय हो जय हो. सर्वप्रथम तो मेरी चिट्ठी शामिल करने के लिए धन्यवाद और विषय से ज़्यादा करहल पर चर्चा करने के लिए धन्यवाद. ताऊ ने सही कहा था कि एक समय करहल सच में आपराधिक छवि के लिए जाना जाता था और बचपन में जब भी गर्मी की छुट्टियों में करहल जाते तो वहाँ के हमारे लोकल दोस्त बड़ी शान से बोलते थे कि ये वही करहल है जहाँ चेयरमैनी के इलेक्शन में इतनी गोलियाँ चली थी कि BBC में न्यूज़ आई थी जो कि सच था. खैर छोड़िए, आपने पूछा तो नहीं, पर मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं बहुत पुराना 3 तालिया हूँ. पूरी तरह से इसके नशे की लत की गिरफ्त में हूँ. सरदार अपनी जेब से विषय वस्तु का पेपर निकालते हैं, उस पर खांचा अपने किस्सों की तंबाकू डालते हैं और फिर ताऊ अपने स्टाइल से उसको रोल करते हैं और केशव जी उसमें फिल्टर लगा के पूरा जॉइंट बनाकर हमें पेश करते हैं और हम एक कश का आनंद लेते हुए तसल्ली से इसका नशा करते हैं और गाते हैं कि दे दे मुझे कोई जहर. बस दुखी है कि ये हमें हफ्ते में एक ही दिन मिल पाता है. अरे यार फिर भटक गया. बात यह है कि मैं एक्स सर्विस मैन हूँ. एयरफोर्स में 20 बरस की सेवा दी और अब MOD के गुणवत्ता विभाग में गुणवत्ता अभियंता के पद पर, क्वालिटी इंजीनियर के पद पर कार्यरत हूँ और बेंगलोर में पोस्टेड हूँ. अब किस्सा, बात कुछ 1978 की है. जब पापा की पोस्टिंग सीतापुर थी और मैं GYC सीतापुर में 7वीं कक्षा में पढ़ता था और हमें गणित श्री रामेश्वर दयाल नाम के गुरुजी पढ़ाया करते थे. बहुत मेहनत से पढ़ाते थे और बहुत ही ज़्यादा मारते थे. हमारी छमाही की कॉपियाँ दिखाई जा रही थी और सबको नाम से बुला के और उनके नंबर बता के उन्हें कॉपी दी जा रही थी. गुरुजी ने मेरा नाम बुलाया और नंबर भी बताया कि 50 में से 48. तो मुस्कुराते हुए मैं कॉपी लेने गया. एक हाथ से कॉपी देते ही एक हाथ से गुरुजी ने झन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया. सारा ब्रह्मांड आंखों के सामने नाच गया. गुरुजी ने पूछा कि अब बताओ 50 में 48 पा करके भी तुम्हें थप्पड़ क्यों पड़ा? मैं सकते में था, आंसू गिर रहे थे. गुरुजी बोले, तुमने इतने मुश्किल सवाल हल कर दिए पर ये 2 नंबर का इतना आसान सा सवाल तुमने जल्दबाजी में गलत कर दिया. उस दिन से जब भी किसी इम्तिहान में बैठता था और पेपर में सारे सवाल आने पर एक्साइटमेंट होती थी तो गुरुजी का वो थप्पड़ याद आता है और जल्दबाजी पे ब्रेक लग जाते थे. अगला किस्सा अगली बार. जय हो जय हो जय हो. जय हो शिवकांत भैया. क्वालिटी इंजीनियर होते हैं ना तो लेटर में भी क्वालिटी आ जाती है. पर मैं इंटरेस्टेड हूँ ये जानने में कि उसके बाद 48 आए कि 40-42 में रुक गए. एक्साइटमेंट नहीं होने से काफ़ी नुकसान है. हाँ, दोनों पहलू है.
SN पांडे की चिट्ठी है जो एक बार और आई थी पहले। जय हो खांचा सरदार और ताऊ को इलाहाबाद। हाँ, पांडेमोनियम का प्रणाम। ये नाम पहली चिट्ठी के बाद ताऊ ने ही दिया था। एपिसोड 43 सुना तो लगा कि कुछ बताना चाहिए। पहले ये बता दूं कि अब मैं इलाहाबाद में नहीं रहता, अब लखनऊ आ गया हूँ। आने का कारण नौकरी, अब एक संस्थान में खबरें लिखता हूँ। किस्से बताने से पहले एक गंभीर बात, शुक्रवार को संजय शर्मा जी को सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल की खबर कवर करते देखा, बहुत अच्छा लगा। शर्मा जी इतने राग में बोलते हैं कि लगता है कि बस अभी कोई राग समझाना शुरू कर देंगे। अगर आपको मिलें तो मेरा संदेश उन तक पहुंचाएं। एपिसोड में होली पर किए जाने वाले नशों की बात हुई, खासकर भांग के गोले की। मुझे जो याद आया लिख रहा हूँ। बचपन में मुझे गांव के एक बुजुर्ग ट्यूशन पढ़ाया करते थे। गांव के लोग उन्हें बाबू कहते थे। लोगों का मानना था कि बाबू की अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी है, इसलिए गांव के लोग अपने घर के बच्चों को उनके पास भेजते। अक्सर ही जब वो मिलते तो टॉफ़ी खाते दिखते। उनका मुंह पागुर की मुद्रा में चलता रहता। बड़ी कम उम्र में ही वो अपनी सारी शक्तियाँ मुझे दे देना चाहते थे, इसलिए वो मुझे बड़ी कम उम्र में ट्रांसलेशन सिखाते। एक किताब लेकर आते, उसमें ट्रांसलेशन वाला पन्ना खोलकर हिंदी वाली लाइन कहते कि लिख लो और उसे अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करो। हालांकि उसी हिंदी के नीचे उसकी अंग्रेज़ी भी लिखी होती थी। न जाने उन्हें मुझ पर ज़्यादा विश्वास था या उन्होंने ऐसा ही किया किसी और कारण से। इन सब के दौरान बाबू पगुर रहे होते थे। मुझे ट्रांसलेशन, आप समझते हैं पगुरा नाम, तो जो हाँ जुगाली करती है जो गाय और भैंस, मुझे ट्रांसलेशन आता नहीं था। मैं हिंदी के साथ उनकी आंखों के सामने उसका अंग्रेज़ी अनुवाद भी लिख लेता था। फिर कुछ देर बैठा रहता और फिर कहता बाबू हो गया, चेक कीजिए। अब बाबू उस किताब से एक एक शब्द मिलाते। मिलना तो तय था जब वहीं से लिखा था। बाबू शाबाशी देते क्योंकि वो हमेशा खुश रहते थे। बाबू ने मुझे कक्षा 6 तक ट्यूशन दिया। इस दौरान मुझे 2 चीज़ें पता चली। पहला ये कि बाबू टॉफ़ी तो खाते हैं मगर मिजाज रंगीन करने वाली, खुश रखने वाली, आंखों के सामने हो रहे गलत को नज़रअंदाज करने वाली, क्योंकि नज़र ही बहुत थोड़ा सा आ रहा है। मैंने बचपन में ही भांग के नशे को अंग्रेज़ी पढ़ते हुए समझा। दूसरा ये कि बाबू ने सबका काटा, उन्हें अंग्रेज़ी आती ही नहीं थी। ताऊ ठीक कहते हैं, शराब का नशा आदमी को शक्ति देता है। शराब पीने के बाद आदमी की नसों में भावनाएं बहती हैं। ज्ञान तो बाएं हाथ का खेल हो जाता है। ये मैंने तब जाना जब एक शाम खेत में मजदूरी का काम करने वाले एक चचा मेरे घर आए। उन्होंने मुझे देखा और बड़े खुश हुए। उनके चेहरे पर एक अलग रौनक थी। वो ज्ञान का तेज ऐसा कि उसकी कोई मिसाल नहीं। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा कि खूब पढ़ो, और भी बहुत ज्ञान दिया। और जाते जाते उन्होंने हाथ हिलाते हुए कहा गुड बाइट। आज के लिए इतना ही, गुड बाइट। बाबू की टॉफ़ी। और बाबू की टॉफ़ी मुनक्का होगी क्या? हाँ वही मुनक्का टाइप ही होगी कुछ। और वो चिट्ठी जो आंचलिकता में आती है, आज की आखिरी चिट्ठी, गुरुग्राम से दलवीर भाई की। वो हरियाणवी में लिखते हैं। राम राम भाई सारिया ने, जय हो जय हो जय हो। पहली बात तो मैं सरदार भाई ने न्यू कहूँ ताकि खूब बढ़िया हरियाणवी पढ़ दी। ताऊ ने रागनी का सुआद ठा रखा, या भी खूब मज़े की रही। खांचा कहे था ऑडियो नोट बनाकर भेजूं, तो बात यो है कि नीट हरियाणवी ज़्यादा हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा सरदार का सोडा मिक्स चालन दे मेरे यार। मारली नीट हरियाणवी भीतर न जाके आंदोलन करवा सके है। नारे मारे हारे जिनते, टेंट तंबू और बॉर्डर सील, या सब मारे तो पहले ही रोज़ का रोला हो रखा से। और फिर भी जक नीट हरियाणवी सुनन की घनी भाप रुकरी हो, इसने प्रेशर बनना भी कह सको, भाप रुकरी हो, तो ताऊ ने गेल लेके न एक बार हरियाणा रोडवेज में रोहतक ताई आ जाओ। भाप रोक के टंकी न पड़वा लिए रे भाई। भाई तारा काम बढ़िया से और ताम लोग भी बढ़िया। मन ने सोची अक्के बेरा यो मैथिली, अवधी, मगही, भोजपुरी, बुंदेली, बघिली और ताऊ वाली अंगिका की बात करनी है, हरियाणवी भी पढ़ेंगे कि नहीं। मैं बिना बुलाई ताई सरिया एक बार हरियाणवी बोली बारे बताना चाहूँ था। सच बात तो यह है कि हरियाणवी इज़ अ ग्रुप ऑफ मल्टीपल लोकल डायलैक्ट्स। रोहतक के आसपास देशवाली, सिरसा हिसार के आसपास बागड़ी, जींद के आसपास बांगरू, रेवाड़ी के आसपास अहिरवाली, मेवात में मेवाती, फरीदाबाद के आसपास ब्रिज बोली जा है। आगे बात या से अक या ससुरे या इंस्टा इन्फ्लुएंसरा गा कति नास जा लिया। लोग हरियाणा की बात ने झटते एल्विस ते जोड़ दें। पाछली बार भी मैं कहूँ था न अक छोरे लफंदर हो लिए, वही भिंडी के बीज बन रहे हैं या बालक। त्रेता युग में हुई महाभारत, पांडु तो जीत करके जा लिए,
और या भांडू अब भी जारी रखे हुए हैं। दुख होवे जब कोई एल्विस जीसा हरियाणा की पहचान बदलन की कोशिश करे। मन्ने न्यू लागे एक बाबा ने शायद इस जी से मानसा का नाम चपलंडूस धरिया था। सरदार भाई, न्यू तो पिछली चिट्ठी सही पढ़ी गई थी, लेकिन एक नाम पंडित लक्ष्मी चंद का आपने लखीम चंद पढ़ दिया। रागिनी और कविता में पंडित लक्ष्मी चंद हरियाणा में बहुत सम्मानित नाम है। उन्हीं की एक रागिनी, लेना एक न देने दो, दिलदार बने हांडे से, मन में घुंडी रहे पाप की, यार बने हांडे से। इसका लिंक भेज रहा हूँ, सुनना चाहिए। सुन के अगर समझ बढ़ानी हो तो इसके लिरिक्स धोरे राख के सुनना। आगे खुद के बारे में लिखूंगा। आज भादरगढ़ जाना है, देर होण लागरी। राम राम, केवल नाम के गाम गुरुग्राम से, केवल नाम का बीर दलबीर। वाह भाई साहब, दलबीर भाई, आपकी चिट्ठी सुन के अच्छा मजा लगता है सुन के इस तरह से। हाँ। और कुलदीप पढ़ता भी बहुत खूब पढ़ा, बहुत खूब। कोशिश मतलब मैं सोच ही नहीं रहा था कि मतलब ये कुलदीप पढ़ रहा है। एकदम 100% जो हरियाणवी पूरा मज़ा ही आ जाता है कि चिट्ठी ऐसे कायदे साहब देखे ना, जितनी भी भाषाएं आप जब वो सुनते हो तो अच्छा लगता है कि हर एक की अपनी ज़ुबान, अपनी पहचान, अपनी खासियत, और उसमें जो अपनापन का मतलब एहसास होता है। पता नहीं अंग्रेजी में अपनापन का फीलिंग आता है कि नहीं? नहीं ना। मुझे इसमें ना एक लगाव है हरियाणवी में। हरियाणवी में ना कुछ नहीं होता, होने लग रहा होता है। ये तो ध्रुव राठी का भी हो रहा है। हाँ, क्योंकि हरियाणा का है ना वो। मैं इसको एक्सप्लेन करने वो लगा। कहता है कि देश की तस्वीर बदलने लग रही है, तो ये बदल रही है, नहीं होता। तो मुझे बहुत क्या कर रहा है, मैं सोने लग रहा हूँ, चाय पीने लग रहा हूँ। हालांकि देखिए ये लव यू अंग्रेजी में है, लेकिन फिर भी लव नहीं होता अंग्रेजी से ना। मैं बताता हूँ ना, मेरा एक दोस्त हरियाणा का था, तो वो उसका वो पेट डायलॉग था कि उसने फ़ोन किया और मैंने अगर पहली रिंग पे उठा लिया, तुरंत ही उठा लिया, तो वो बोलता हेलो हेलो नहीं बोलता था, वैसे फ़ोन बजा, मैंने उठा लिया, जिम भाई ऊपर बैठा था के फ़ोन पे ही बैठा था क्या तू? तो एक नेचुरल ह्यूमर है हरियाणा में, तो वो है। दलबीर भाई, आप लिखते रहो। बहुत सारी चिट्ठियाँ इस बार अभी छूट गई हैं, हमें मालूम है, वो सूची में हमारे पास हैं। केशव भाई ने आगे के लिए रख ली हैं, उनको हम आगे शामिल करेंगे, निश्चिंत रहिए। पर आज समय जो है हमें यहीं तक की इजाज़त देता है। चिट्ठियाँ लिखने का तरीका क्या है वो बता देता हूँ। इस एपिसोड पे अगर आपको लिखनी हो, आप जानते हैं, radio@aajtak.com पर आप ईमेल कर सकते हैं, radio@aajtak.com, या फिर आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, वॉइस नोट भी भेज सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। नंबर है 9953323303। और अब तो ताऊ यूट्यूब कमेंट का ऑप्शन है ही, बढ़िया है, बिल्कुल है। यूट्यूब आज तक रेडियो का अपना यूट्यूब चैनल है। आप आज तक रेडियो, तीन ताल, पॉडकास्ट इत्यादि सर्च करेंगे तो आपको आज तक रेडियो आ जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, और घंटा बजा दीजिए, और उस पर कमेंट में अपनी टिप्पणी लिख सकते हैं। हाँ। अच्छा, एक सज्जन करते हैं, उनका शुक्रिया। हर बार कोई एक सज्जन अगली बार अलग अलग के काउंटर्स डालते हैं, हाइलाइट्स के काउंटर डालते हैं। ओ भाई साहब, बहुत शुक्रिया, वो बहुत यार, बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो आप हमारी। ठीक है, अगले एपिसोड में मुलाकात जाने लग रहे हैं। थैंक यू शम्स जी, आपने समय दिया। अरे थैंक यू सो मच, आभार, धन्यवाद, शुक्रिया, करम नवाजिश। अगले एपिसोड में मिलते हैं। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।